ये है पेज 60.17। When it is that one is truly dead, कि वास्तव में जब डॉक्टर भी मरा उसको किसी को मृत घोषित कर देता है, पर वास्तव में माँ कह रही है कि सही तरीके से मृत्यु हम कब घोषित कर सकते हैं कि अब ये ट्रूली डेड हो चुका है। It is only when something extremely material goes out of the body and all ties are broken that there is truly death। कि जो आपका एक्सट्रीमली कोई मटेरियल भाग, अत्यंत जो भौतिक आपका जो भाग है, वो जब चला जाए शरीर से बाहर, और जाने के बाद जो सारे उसके टाइज हैं, जो उसकी संयोजक कड़ियां हैं, वो टूट जाएं। अगर वापस आने की संभावना हो तो कितने लोग हैं जो अपने शरीर से बाहर योगिक क्रिया से जाने का उनका अभ्यास होता है, पर क्योंकि एक टाइज होती हैं, उनमें कड़ियां होती है जिनके माध्यम से वो फिर वापस उसमें लौट आते हैं, नहीं तो उसको मृत हम घोषित कर सकते थे। पर अगर वो टाइज ब्रोकन हो चुकी हैं, दैट देयर इज ट्रूली डेथ, तो उसको आप मृत्यु कह सकते हैं, ये माँ कह रही है। एंड दैट इज वाई आई बिलीव वी आर बिगिनिंग टू डिस्कवर इट। पीपल डू नॉट डाई टिल 6 or 7 days आफ्टर देयर डेथ। तो लोग 6 या 7 दिनों तक भी, जिसको वास्तव में मृत कहें, कि सारी टाइज ब्रोकन हो जाएं, वो अंतराल माँ 6 से 7 दिन का बता रही हैं। अलग अलग केसेस की बात है, मतलब इतने दिन तक भी वो टाइज हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 6-7 दिन तक हर जना ही उसके अंदर टाइज के अंदर है। दैट इज दे आर नॉट डेड एज लॉन्ग एज द बॉडी रिमेन्स इंटैक्ट। जब तक बॉडी इंटैक्ट रहती है, कई की तो तुरंत ही विकार आने शुरू हो जाते हैं। कुछ के अंदर माँ कह रही है कि जब तक इंटैक्ट रहती है, इसलिए श्री अरविंद के शरीर को उन्होंने इतने समय तक, क्योंकि उसमें तो प्रकाश था, बट ओनली व्हेन ए पार्ट ऑफ द बॉडी बिगिंस टू डीकम्पोज, जब विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब। हेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड समवन हु हैज द नेसेसरी नॉलेज, पावर एंड कैपेसिटी में रेज ए पर्सन इन सच ए स्टेट। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये संभावना होती है कि अगर किसी के अंदर ऐसी क्षमता हो तो वो जो तथाकथित मृत व्यक्ति है उसको वापस प्राण प्रदान कर दे, उसको वापस खड़ा कर दे। आई बिलीव दिस एक्सप्लेन्स मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ मिराक्युलस रिसरेक्शंस। तो जो अलग अलग केसेस, जो ऐसे मामले हम सुनते हैं जिसके अंदर मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा कर देते हैं, माँ कह रही है ज़्यादातर जो फिनोमिना है वो इसी टाइप का है कि वो वास्तव में ये जो टाइज उसकी बाकी थी, इसलिए जो व्यक्ति जानकार है, जिसमें नेसेसरी नॉलेज है, वो वापस से मृत व्यक्ति को जिंदा कर देता है। पर अब ये व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसके अंदर ये तो माँ बता रही है कि मतलब यहाँ तक भी हो सकता है कि 6 या 7 दिन तक भी, पर जनरली हिंदू समाज के अंदर वो इतना समय तो रखते नहीं है, कोई भी इतना नहीं रखता है। ये तो एक जस्ट एक इंफॉर्मेटिव टाइप की चीज है। योग एंड द रीडिंग ऑफ ऑर्डिनरी बुक्स, ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल। हाँ भैया वो अंकल जी के मुंह से सुना था या किसी से कि जब मदर शरीर छोड़े तो वो बोले थे कि मतलब मैं वापस आऊंगी, ऐसी बात थी, पर वो उनके बॉडी को के साथ फिर जो हुआ, तो ये सच है क्या? हाँ, उन्होंने कहा था कि ऐसा मेरे साथ कभी हो। ऐसा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन कई ऐसे ज्योतिषी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि पर्टिकुलर उनका समय इस तरीके का है कि हो सकता है उनके साथ ऐसा कोई काल आए या ऐसी कोई चीज हो, तो वो पहले ही हिदायत देते हैं कि उसमें वो जल्दबाजी न करें। कई योगी हैं वो भी कहते हैं भी ऐसे जल्दबाजी न करें उनको क्रिमेट करने की, क्योंकि हो सकता है वो शरीर से बाहर गए हों,
और वो वापस उसमें लौट सकते हो। तो माँ ने कुछ ऐसा कहा था, पर उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। क्या होता है कि हम एक कोई टिप्पणी या कोई एक वक्तव्य उठाते हैं, उसको सारे थ्रेड के पूरा वेफ्ट है उससे अलग करके देखते हैं तो वो पूरी बात बनती नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं अपना कि ये कितने सारे लोग हैं, वो ये ऑलरेडी कह देते हैं पहले से ही कि ये जो पर्टिकुलर इस दिन इस समय, हो सकता है तुमको एक बार ये लगे कि मैं मर चुका हूं, पर जल्दबाजी मत करना। तो ऐसा मतलब एबनॉर्मल नहीं है ये केस, ये ऐसी चीज नहीं है जो आम न हो। ये बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा होता है। कितनी सारी घटनाएं अभी तुम सुनते हो जी, उसको क्रिमेट करने के लिए लेके जा रहे थे, वो बीच के अंदर खड़ा हो गया। तो ऐसी घटनाएं बहुत हैं। बस ये है कि हम उसके बारे में, सारी के बारे में नहीं जानते, पर विश्व में तो ये घटित हो ही रहा है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब सारी चीजें हमारे अंदर भी घटित हो ही रही हैं, इसमें ऐसी क्या मिरेकुलस बात है। इवन माँ तो कहती थी कि जिसको हम सो कॉल्ड मृत्यु कहते हैं, उसके बाद भी कितने सारे उनके भक्त थे, उनसे सतत संपर्क में थे। इनफैक्ट कई बार तो जैसे कोई मीटिंग चल रही है, उसके अंदर दो चार ऐसे लोग उनके भक्त भी बैठे हैं जो अभी भौतिक शरीर के अंदर नहीं है। तो माँ कहती है कई बार तो यही पहचानना मुश्किल होता है या उसको एड्रेस करना, क्योंकि वो तो इतना ज्यादा उनके संपर्क में थी। भाई अगर अपन दोनों बात कर रहे हैं, वैसे ही वो एकदम उनके साथ सहज रूप से बात कर रही थी, संपर्क रख रही थी। तो उनको तो ये महसूस ही नहीं होता था कि ये मृत है या जीवित है। कई बार तो उनको ये बड़ा ध्यान रखना होता था। बड़ी अलग अलग तरीके की चीजें हैं ये। इसीलिए मैंने कहा ये एक इंफॉर्मेशन टाइप की है कि ऐसी हाँ चीजें होती हैं, ऐसी भी चीजें होती हैं भी। इसमें प्रैक्टिस में तो आप कर भी क्या सकते हो, आपको गए प्रैक्टिकल में आप इसमें क्या करोगे। हाँ, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है 18th वाला, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हम सब के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है हमारे व्यावहारिक जीवन के अंदर। देखिए कुछ चीज़ें इसमें मुद्दे ऐसे हैं जो हमको वो इंफॉर्मेटिव टाइप के हैं कि समझने के लिए है चीज़ों को। इसमें ये किस तरीके का है जो हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे जो क्रियात्मक जीवन है उसके ऊपर अपना असर रखता है। तो योग एंड द रीडिंग ऑफ ऑर्डिनरी बुक्स, योग या फिर कोई जो उच्चतर अभिप्सा भी रखता हो, क्योंकि हम अगर ये कहें जी हम तो कोई भी योग नहीं कर रहे एज सच, या जो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम क्या पढ़ सकते हैं ऑर्डिनरी बुक्स। तो ये माँ का उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सिलेक्शन है, अगर ओरिजिनल तुम इसका देखोगे तो और भी लंबा मिलेगा, क्योंकि अपन तो इसमें सिलेक्शन ही तो ले रहे हैं। तुम अगर चाहो तो एक्स्ट्रा टाइम इनके जितने भी रेफरेंसेस पीछे दे रखे होते हैं उसको पूरा का पूरा भी पढ़ सकते हो। तो कोई व्यक्ति कह रहा है माँ को, ऑर्डिनरी बुक्स टायर मी, मेरे को थका देती हैं, सामान्य जो पुस्तकें हैं वो बहुत थकान ला देती हैं। इनफैक्ट ये तो जो थोड़ा बहुत भी आप में से कोई कॉन्शियस है वो ये देख सकता है कि अगर आपका टेस्ट है वो फाइनर चीज़ों के लिए, श्री अरविंद की पुस्तकों के लिए, माँ की पुस्तकों के लिए, सुरुचिपूर्ण जो चीज़ें हैं उनके लिए, अगर आपका जो स्वाद है, वो सुरुचि है, वो विकसित हो चुकी है, तो आप ऑर्डिनरी बातें हैं, ऑर्डिनरी चीज़ें हैं। आजकल तो सारे दिन मोबाइल के ऊपर जिस तरीके की चीज़ें हैं, मीडिया में जिस तरीके की चीज़ें हैं, आप उसको स्टैंड कर ही नहीं सकते। आप तुरंत उससे उकता जाओगे, या अगर आपने किसी कारणवश थोड़े समय उसमें इंडल्ज कर लिया तो आपकी बहुत एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी। आप खुद देखते हैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसी मूवी हो या कोई ऐसी चीज़ हो, वो देखने के बाद आप में शक्ति बचती नहीं कंसंट्रेट करने के लिए, अच्छी चीज़ करने की शक्ति बचती ही नहीं फिर। इट इज़ ए गुड साइन। तो माँ कह रही है ये अच्छी निशानी है कि ऑर्डिनरी बुक्स तुमको थका देती है। दूसरा कह रहा है दे गिव, या वही कह रहा होगा, दे गिव रेस्ट टू द माइंड एंड हैव नो इफेक्ट ऑन मी, कि दे गिव रेस्ट टू द माइंड, वो मन को थोड़ा आराम देती है।
कि भी श्री अरविंद की पुस्तकें अगर हम पढ़ रहे हैं रात को, तो इतना रात को ऐसी कोई हैवी चीज थोड़ी पढ़नी चाहिए। तो हम कोई लाइट चीज पढ़ें, और लाइट के नाम से फिर बाद में व्यक्ति जो जो काम करता है वो नीचे ही गिरने का होता है। इसलिए माँ एक जगह कहती है कि आपको विश्राम भी जो है नीचे गिरने में नहीं ढूंढना चाहिए, आपको माँ की लाइट के अंदर ही विश्राम ढूंढने की आदत होनी चाहिए। चेतना के अंदर आपको विश्राम ढूंढने की होनी चाहिए। अदरवाइज तो विश्राम जनरली आप अपनी चेतना के अंदर नीचे गिर के ढूंढते हैं। बातचीत करने में कि भई अभी बहुत काम कर लिया, अब क्या करें, किसी को फोन लगा लेते हैं, मोबाइल पे कुछ देखना शुरू कर देते हैं, या अपने अपने जिसके जो भी तरीके हैं कि अपने जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करिए या कैसे भी उसको डिसिपेट करें, बिखरा दें, उसको वो आराम समझते हैं। नो, माँ ने बिल्कुल शार्पली उसको काट दिया उस बात को कि जो ऑर्डिनरी बुक्स हैं, एक कह रहा है कि मेरे माइंड को रेस्ट प्रदान करती है, माँ कहती है ना, द सबकॉन्शियंट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, आपका जो अवचेतन है वो सब कुछ को रिकॉर्ड कर लेता है, अंकित कर लेता है। एंड यू हैव, इफ यू हैव द इम्प्रेशन दैट एन ऑर्डिनरी बुक लीव्स नो इफेक्ट, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑर्डिनरी बुक जो है वो आपको बेअसर छोड़ देती है, आप पे कोई असर नहीं डालती, इट मीन्स दैट यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट गोज ऑन विद इन यू। इसका मतलब ये है कि आप सचेतन हो ही नहीं कि आप में क्या घटित हो रहा है, आप में क्या चल रहा है। ईच टाइम यू रीड अ बुक इन विच द कॉन्शियसनेस इज वेरी लो, इट स्ट्रेंथन्स योर सबकॉन्शियंट एंड इनकॉन्शियंट। जितनी बार आप ऐसी कोई पुस्तक, और खाली बात पुस्तक की ही नहीं है, इसीलिए भाई हम में तो कितने जने हैं जो इसमें ग्रुप में हैं, सारे तो पुस्तक पढ़ने की आदत ही नहीं है। इसका मतलब वो कहें भी मैं तो पुस्तक नहीं पढ़ता, पुस्तक नहीं, न्यूज़पेपर्स की भी यही बात है। आप न्यूज़ किस तरीके से पढ़ रहे हो। अरे भाई श्री अरविंद भी न्यूज़ कोई भी आती थी वो पूरा उसको स्कैन करते थे, और उसके ऊपर सारे लेख जो वंदे मातरम वगैरह के अंदर हैं कहाँ से आए वो। आप किस उद्देश्य से क्या चीज कर रहे हो, इसलिए अगर आप वो बुक पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, आप कोई अपने आप को एंटरटेन करने के लिए पढ़ रहे हो, किस चीज के लिए पढ़ रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिव आपका। इट इज एज इफ यू थ्रू buckets of dirty water on the efforts you had made to purify your subconscious। तो ये ऐसा ही है मानो आपने बहुत सारी बाल्टियां गंदे पानी की अपने आप के ऊपर डाल ली। वैसे ही जैसे हाथी अपने आप को नहाता है, स्वच्छ करता है, फिर बाद में अपने ऊपर कीचड़ डाल लेता है। तो आपने प्योरीफाई करने की कोशिश करी, एफर्ट किया, माँ की पुस्तक पढ़ी या जो जो आपने किया, और ये एक ऐसी चीज पढ़ के या ऐसी के संपर्क में आके, संपर्क को तो आप नहीं छोड़ सकते, वो तो आपके हाथ में नहीं है, पर सोच समझ के ऐसी चीज में इंडल्ज करना जो आपको नीचे ले आए, उसके परिणाम बड़े घातक हैं। तो इसके अंदर it is inevitable, but there are people who are not even aware that their consciousness has fallen very low। ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि मेरी चेतना नीचे गिर चुकी है ऐसा करके, क्योंकि इनफैक्ट सारे दिन वो तो एक्टिविटीज ही वही करते हैं कि अपने आप को कैसे ज्यादा से ज्यादा ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, और इंटरेस्टिंग मतलब कोई अपलिफ्टिंग नहीं। लड़ाई झगड़े में कई को इंटरेस्ट आता है, तो सामान्य जीवन चल रहा है उसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियंट ऐसी कोई एक छोटी सी टिकलिंग होती है कि लड़ाई किससे करे, झगड़ा किससे करे, किससे कहा सुनी करे, किससे इंटरेस्टिंग बातें करे। आपका दोस्त कौन होता है जिससे आप ऐसी बातें कर सको कि नीचे से नीचे गिरने की बातें आप जिससे कर सको, वो आपको लगता है ये मेरा सच्चा दोस्त है, मैं इससे सारी चीजें शेयर कर सकता हूं। और वास्तव में उस शेयरिंग के नाम पे क्या होता है वो आप देखिए। There is a state in which a simple conversation which obliges you to remain on the level of ordinary life gives you a headache। सामान्य तरीके की बातचीत भी कोई आके, जैसे आपको कितनी तरीके के लोग हैं, आपको प्रैक्टिकल तरीके की भी, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा तो करना ही पड़ता है, ये तालमेल तो करना ही पड़ता है, या बच्चों के साथ तो ऐसा व्यवहार करना ही पड़ता है। माँ की बातें तो ठीक है, पर देखो अब बच्चे का एडमिशन ऐसी अच्छी स्कूल में नहीं होगा, तो बच्चे के प्रति दायित्व तो करना ही पड़ता है।
औरों के लिए ये सारी बातें ठीक हैं, पर जो माँ और श्री अरविंद की लाइट में एडवांस करना चाहते हैं, वो जब प्रैक्टिस में उसको डालने की बात आती है तो उसको वो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं हर चीज में। और हर चीज में वो क्या करते हैं फिर बाद में, जो भी कि भी ये प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल तो यही है जीवन में, प्रैक्टिकल ये ऐसे होना चाहिए, सारी चीजें अच्छी है, पर ये तो आइडियलिस्टिक बातें हैं। श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं, कितने लोग ये कहते हैं भाई हम साधक थोड़ी हैं, ये तो आम व्यक्तियों पे लागू नहीं होती। वो एक सेकंड में आम व्यक्ति की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे, एक सेकंड में वो ये कहेंगे कि भी मेरे बराबर कोई व्यक्ति नहीं है। तो बेसिकली वो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, जहां कन्वीनियंट होता है वहां वो उस तरीके का रुख अपना लेते हैं। पर एक जो कॉन्शियस व्यक्ति है, एक सचेतन व्यक्ति है, और जो अग्रसर हो रहा है माँ के जो पाथ के ऊपर, वो बारीक से बारीक चीज का भी ध्यान करेगा। कोई एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है एक किसी व्यक्ति से, आप तुरंत पहचान जाओगे कि इस व्यक्ति से मैं बात करता हूं उतनी ही बार मेरी तो चेतना नीचे आ जाती है, या मैं पर्टिकुलर ये काम करता हूं इससे मैं नीचे आ जाता हूं। तो अगर आप एक आंतरिक चेतना में निवास करने के अभ्यस्त हैं, तो आप ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे कि आप बार बार ऐसी चीजों के संपर्क में आए जो आपको नीचे ले आए, और आप एंटरटेन नहीं कर सकते। और फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो वास्तव में आप कॉन्शियस है ही नहीं, आप अभी तक एक अवस्था में पहुंचे ही नहीं जहां आपको थोड़ा बहुत भी टेस्ट हो किसी दूसरी चीज का। दोनों चीजें नहीं हो सकती भाई। आपको कोई चीज खाने से अगर उल्टी होती हो, गलती से आप खा सकते हो, अनजाने में खा सकते हो, पर जान करके और दो चार बार अगर आप ये देखो कि क्या चीज चल रही है, आप अगर ऑब्जर्व करो और फिर उसको कंटिन्यू करो, ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। इसलिए आपके अगर किसी से संपर्क से, लोअर आने से, कोई चीज करने से आप अगर नीचे आते हो फिर भी उसको करते हो, इसका मतलब अभी आप सचेतन हो ही नहीं। तो टर्न्स योर स्टोमक एंड इफ इट कंटिन्यूज मे गिव यू ए फीवर। पता नहीं आप लोगों को कितने को इस चीज का अनुभव है, क्योंकि अगर ये हो तो आप ऑर्डिनरी लाइफ जिस तरीके की है वो टॉलरेट नहीं कर पाओगे। कि अगर आपको बुखार होने शुरू हो जाए, आपने कोई टीवी देखा या मोबाइल देखा और आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, उसमें जिस तरीके की जो चीजें आती है, जो सोशल मीडिया के ऊपर आप एंटरटेन होते हो उससे, मतलब उसको एंटरटेन करते हो ऐसी चीजों को, और फिर भी अगर आप नॉर्मल रह पाते हैं, तो इसका मतलब कोई डीप इनसिंसियरिटी, नेक्स्ट टॉपिक वही आ जाएगा अपना, बहुत कोई गहरी जमी इनसिंसियरिटी है। ये आप लोगों को गार्ड करना चाहिए, उसके बारे में मतलब चौकन्ना रहने की जरूरत है। आई एम स्पीकिंग ऑफ कोर्स अबाउट द गॉसिप टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन। गॉसिप टाइप, अब इसमें गॉसिप मतलब इवन अगर उद्देश्य नहीं है, आप किसी से सोच रहे हो कि माताजी अरविंद जी की भी मैं बातें कर रहा हूं, कोई आध्यात्मिक बातें भी कर रहा हूं, तो भी वो गॉसिप है। अगर आप मुंह का टेस्ट संभालना आपका सीख गए हैं, वो आप क्यों कर रहे हैं भाई? आप अपना उद्देश्य पकड़िए, उस समय अगर आपका वो उद्देश्य है तो आप बात कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। वो भी गॉसिप टाइप ही है। एक दूसरे की बात करना ही केवल गॉसिप टाइप नहीं है, पर सो कॉल्ड आध्यात्मिक बातें भी करना, सो कॉल्ड, जिसको जनरली लोग कहते हैं कि ये तो मैं भगवान की बातें कर रहा हूं, पर वास्तव में अगर कोई व्यक्ति सचेतन हो वो संभाल सकता है कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। खैर, मैं जो बात कर रहा हूं उसके लिए तो काफी आपको पहले से ही आंतरिक डेवलपमेंट की जरूरत है, नहीं तो ये विवेक डेवलप होता नहीं। आई बिलीव दैट अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ ही अपवाद हैं इसके, एवरीबडी इंडल्जेस इन दिस एक्सरसाइज एंड टॉक्स ऑफ थिंग्स अबाउट विच ही शुड कीप साइलेंट। जिन मुद्दों के बारे में, जिन चीजों के बारे में उसको चुप रहना चाहिए, और जनरली किस चीज के बारे में वो बात करता है, वही जो मैंने अभी बताया आपको, इस तरीके के अनुभव हुए, व्यक्ति उसको एनकैशमेंट शुरू कर देता है, उसके व्याख्यान देने शुरू कर देता है, एंड चैटर्स अबाउट अदर थिंग्स। इट बिकम्स सो नेचुरल, और आपके लिए ये इतना नेचुरल हो जाता है, इतना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आपको कभी कोई टोकता नहीं।
जैसे समाज के अंदर और दूसरी बातें चलती है, वैसे ही आप भी अपने तरीके की दुकानदारी खोल के बैठे हो, दैट यू आर नॉट ट्रबल्ड बाई इट। आपको कोई थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती कि आप कर क्या रहे हो। इसीलिए बार बार जो मैं आपको कहता हूं कि कंसंट्रेट करो, होमवर्क करो, क्यों नहीं उस पे सब अपने आप को सबमिट कर पा रहे, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। ये यहां जाके प्रॉब्लम आ रही है, बाकी समय तो सारों के पास होता ही है। और अभी समय तो आपको अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से उसको रीशफल करना पड़ेगा। आप कहेंगे मेरे को ये काम है, अब प्रायोरिटीज आपकी सेट करो भाई। ये तो है नहीं कि माँ और श्री अरविंद के रास्ते पे जो चल रहे हैं सबसे फ्री लोग हैं वही चल रहे हैं, जो सबसे निठल्ले, सबसे ज्यादा इनकेपेबल लोग हैं वो तो माँ श्री अरविंद के लिए सीरियसली चल रहे हैं। जो भी केपेबल लोग हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं। अगर ऐसा आप कैरी कर रहे हैं तो भी एक बड़ी, एक दो अलग अलग चीजें कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। बार बार मैं एक ही चीज वो दोहराता हूं, पर वो मुश्किल है, होता नहीं है ना, क्योंकि वो जो अपनी यांत्रिक प्रकृति है वो ऐसा होने ही नहीं देती। जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करते तब तक कोई दूसरी चीज एंटर नहीं करेगी। ऐसे इंप्रेशंस रहेंगे आपके। इंप्रेशन सबको होते हैं कि मैं आध्यात्मिक जीवन में हूं, माँ के लाइट में अग्रसर हो रहा हूं, या जिस भी तरीके से आपको अंदर से माँ की वाणी भी सुनाई देती होगी, आपको सारी चीजें हो सकती है। पर एक्चुअल में आपको जब सबमिट करनी पड़ती है अपनी विल को, वही जो पहले बात हो रही थी, वो कर ही नहीं पाते। अब आप देख सकते हैं अंदर ही कोई एक ऐसा चोर छिपा है, ऐसी कोई चीज छिपी है जो आपकी इफेक्टिविटी को अंदर ही मार डालती है, आपकी सारी एस्पिरेशन को अंदर शॉर्ट सर्किट कर देती है। तो आपके नाकाम होने का, जीवन उसी यंत्रवत चलने का एक मोटा कारण है ये वाली आदत, जो अपने आप को सबमिट करती ही नहीं। इट बिकम सो नेचुरल, और अपने लिए इतना नेचुरल है, जो भी बहाने या जो भी आप कारण बताते होंगे अपने आप को, वो इतने नेचुरल हैं भी आपको ये बात तो अजीब लगती होगी कि भाई ये बार बार उसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं जो सुनने में अच्छी नहीं लगती या तकलीफ देती है। बट इफ यू कंटिन्यू इन दिस वे, पर अगर आप ये ही तरीके चालू रखें, ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है जिसमें कोई एस्पिरेशन नहीं है। अरे भाई उसके लिए क्या दिक्कत है, अब पशु के लिए क्या दिक्कत है, उसको अपन कोई उच्चतर धर्मों की बात थोड़ी करेंगे। एक पशु है, समय से उसको भोजन मिल रहा, आराम से वो खा रहा, कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। पर अगर आपके अंदर कोई थोड़ी बहुत भी कुछ है, आप कहते हैं कि मेरी इसके प्रति निष्ठा है, भक्ति है, या कोई एस्पिरेशन है, तो अगर आप इसको कंटिन्यू करें, अपनी यंत्रवत प्रकृति को, यांत्रिक आपकी जो मैकेनिकल नेचर है, वही सुबह उठना, वही उसी समय उसी ट्यून के ऊपर डांस करना, सारे दिन वैसे ही कोई पर्टिकुलर चैनल चला लेना, उसके ऊपर सो कॉल्ड ज्ञान की बातें सुन लेना और ये विश्वास कर लेना जी आपको ज्ञान आ गया, या पर्टिकुलर कोई म्यूजिक सुन लेना और ये सोचना कि अब मैं ध्यानस्थ हूं, या जो भी, जिस हर जने के अपने अपने तरीके हैं, वो सबके कॉमन तरीके हैं, ये आपको इससे पिंड छुटाना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले ही इसकी दास्ता में नहीं है, सब लोग कठपुतली हैं। तो ये सोच के खुश मत हो कि आपकी दास्ता दूसरों से अलग है। आपकी दास्ता भी वैसी है, भी हर जने की अपनी अपनी तरीके की दास्ता है। तो अगर आप ये चीज चालू रखें, ये बहुत बड़ा आपको चेतावनी दे रही है माँ, यू हिंडर योर कॉन्शियसनेस कंप्लीटली फ्रॉम राइजिंग अप। तो आप अपनी चेतना को ऊपर उठने से उसमें बाधित कर देंगे, उसमें बाधा डाल देंगे कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से। और आप खुद देख सकते हैं, अरे भाई अगर आप में कुछ भी डीपर मोमेंट्स आते होंगे तो आप ये प्रश्न तो करते होंगे माँ से कि माँ चक्कर क्या है, ये जीवन ऐसा का ऐसा ही क्यों है, मतलब इतना समय बीत गया, ये वैसा का वैसा क्यों है, मूलभूत परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा चेतना का। वही टेस्ट हैं, वही प्रेफरेंसेज है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। अगर आपकी प्यास उतनी है तो आप उतने से आप खुश हो सकते हैं। पर अगर आपकी प्यास ज्यादा है तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। अरे भाई सावित्री तो इस चीज का जीता जागता उदाहरण है। जो सुप्रीम लॉर्ड उनको सारे वरदान देने के लिए सावित्री को तैयार हैं, वो कह रहे नहीं मेरे को नहीं चाहिए ये, गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन, धरती के लिए और मनुष्य के लिए चाहिए मेरे को कोई अपना साल्वेशन, और जो आप उच्चतर चीजों की बात कर रहे हो मेरे को नहीं चाहिए, वो धरती के लिए दो। तो
यू बाइंड योर सेल्फ विथ आयरन चेन्स, लोहे की जंजीरों से, ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस से आप अपने को बांधे रखेंगे। एंड द वर्क इन द सबकॉन्शियस इज नॉट डन और हैज नॉट इवन बिगन। तो इसमें कोई शर्म करने की, स्वीकार करने में नहीं करनी चाहिए कि हम एक सामान्य चेतना से हमारे खुद के इन जो अंदर हमारे दूसरे पार्ट्स हैं जो हमको धोखा दे रहे हैं, उनके कारण अटके हुए हैं। आपने जो भी अपनी चीजें फैब्रिकेट कर रखी हो, उनको जितना जल्दी हम तोड़ पाएं, क्योंकि वो हमको फायदा नहीं कर रही, हमको चेंड रख रही हैं। लोहे की जंजीरों से हमको हमारी सामान्य चेतना से बांधे हुए है। क्यों हम उससे बंधे रहना चाहते हैं? अरे भाई ये एक ओकेजन है, माँ हमको साफ साफ इससे चेतावनी दे रही है। ऑर्डिनरी बुक्स की बात नहीं, ऑर्डिनरी व्यक्ति, ऑर्डिनरी बातों के अंदर संलग्न होना। व्यावहारिक चीज तो ये है, ये तो अव्यावहारिक है। माँ श्री अरविंद की बातें अव्यावहारिक महसूस होना, उसी दायरे के अंदर, परिवार के दायरे में, समाज के चौकटे के अंदर, उसी में बंधे रहना, ये हिम्मत नहीं करना कि उसको तोड़ के हम आगे चले जाएं, तो आप उससे बाहर कैसे जा सकेंगे? वो तो एक डेकोरेशन टाइप का है, फिर बाद में मूलभूत कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपने बहुत बड़ी संस्था का निर्माण कर रखा होगा, आपने बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रखी होगी, पर जो चीज करने की है, जो हल्ला बोल आपको करना है आपकी सामान्य चेतना के खिलाफ, और माँ का जो ध्वज है, जो चेतना है प्रतिस्थापित करनी है, छोटी छोटी चीजों के अंदर जीभ का स्वाद है, सुबह उठने की आदत है, खाने की, पीने की, सोने की, व्यवहार की। मेरे को तो ये वाली पर्टिकुलर रंग पसंद है, ये कलर पसंद है, ये बात पसंद है। मैं हर चीज के अंदर जो ये मैं को हम बार बार कर रहे हैं, मेरे को ये तो हमको मारे हुए, मारती है बार बार। ये बहुत बड़ा अंकुश है, बहुत बड़ी गुलामी है। इसमें कुछ करना चाहिए, निश्चित रूप से हमको इसमें कुछ न कुछ करना चाहिए। Those who want to rise up have already enough difficulties without looking for encouragements outside। तो जो आदमी ऊपर उठना चाहता है, अरे भाई अगर हम कहें कि अभीप्सा है ऊपर उठने की, तो माँ कह रही है कि ऑलरेडी पर्याप्त समस्याएं हैं, पार से और दूसरी समस्याओं के लिए तुम प्रोत्साहन क्यों ढूंढो? कि तुम कोई न्यूज़पेपर के अंदर लग गए, तुम कोई ऐसे जो जिन जिन चीजों के अंदर तुम्हारी एनर्जी वेस्ट तुम कर रहे हो वो खुद पहचानो। ये तो कुछ मैंने बता ही दिया, किस किस चीज में सेंस, जो सेंसेशंस है तुम्हारे, सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज के अंदर जाती है? एक तो सेंसेशंस, जीभ का स्वाद, टच सुखद मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, कान को अच्छा शब्द मिलना चाहिए, प्लस ऐसी सुहाती हुई बात आनी चाहिए कि ओहो आप तो अच्छे हैं, एटलीस्ट कम से कम खराब तो नहीं है, और दूसरे लोग भी हैं आपके, मतलब वो तो आपसे भी खराब है। अरे ये क्या बात हुई? ये एस्पिरेशन क्यों नहीं है? ये कोई क्यों नहीं कहता कि काम करो? जो आपको इस चीज के लिए कहता है वो तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। जो ज्यादा आपको इंसिस्ट करे वो अच्छा कैसे लगेगा? तो माँ कह रही है अगर आप ऊपर उठना चाहो तो ऑलरेडी इनफ डिफिकल्टीज हैं, बाहर से और ज्यादा गंदगी या ऐसे एनकरेजमेंट्स जो ऐसी समस्याओं को बढ़ाए, ऐसे व्यक्तियों के आप बार बार संपर्क में आओ जो आपके ठंडा पानी डालें, ऐसी बातों के, ऐसी पुस्तकों के, ऐसी, अब आप देख लो, आप थोड़े समय भी शांति से कोई भी बैठ सकता है क्या? बिल्कुल शांति से, और अपनी विल को सबड्यू कर सकता है लिखने के लिए या किसी भी चीज के लिए? आप तुरंत कहेंगे भी मेरी आदत नहीं है, मेरी प्रकृति नहीं है, मेरा ये नहीं है। अरे तो प्रकृति को तो बदलना है, आप बदलोगे किसको? फिर माँ से प्रार्थना करते हैं कि मैं कर नहीं पा रहा। क्या नहीं कर पा रहे? कर क्या नहीं पा रहे? उस टाइम करो उसको, प्रार्थना मत करो, करो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं मां से कि मेरी ये प्रकृति कैसे टूटे। अरे भाई करना शुरू करो, आप चलना तो शुरू करो, बाद के अंदर बाद की बातें होंगी, आप लिखना तो शुरू करो कि मेरे से लिखा नहीं जाता, मेरी ये समस्याएं हैं, ये सब प्योरली बहाने हैं, क्योंकि जो लोग करते हैं वो कर ही रहे हैं। तो हम लोग भाव तो अपने प्रति विशेष का रखते हैं कि हम बड़े कोई विशेष व्यक्ति हैं, जब कन्वीनियंट होता है तब हम कहते हैं हम कोई विशेष व्यक्ति थोड़ी हैं, हम तो सामान्य से व्यक्ति हैं। ये जो काम आप कह रहे हैं ये तो विशेष व्यक्ति करते हैं। अरे कोई एक स्टैंड पे तो टिको। नेचुरली द एफर्ट टू कीप द कॉन्शियसनेस एट ए हाई लेवल
एक ऊंचे स्तर के ऊपर अपनी चेतना को रखने का जो एफर्ट है इज टायरिंग इन द बिगिनिंग। ये मैंने कहा था, लाइक द एक्सरसाइजेज यू डू टू डेवलप योर मसल्स। जैसे शुरू में अगर आप एक्सरसाइज करते हो मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, तो आपकी नसों में दर्द भी होता है, सूजन भी आ सकती है, आप खड़े भी हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपने रनिंग करी तो इतनी ज्यादा उसमें सूजन आ जाएगी, हो सकता है कुछ दिन आपको रेस्ट करना पड़े, बट यू डू नॉट गिव अप जिम्नास्टिक्स बिकॉज ऑफ दैट। पर इस कारण आप जिम्नास्टिक्स छोड़ थोड़ी देते हो। हाँ, इसमें से जो तामसिक व्यक्ति है उनकी ये बात नहीं हो रही है, वो तो ऑलरेडी खड़े नहीं हो पाते समय से, उनकी थोड़ी ये बात चल रही है, वो तो अच्छे से गोद में है तामसिकता की। तो अगर वो ये चिल्लाएं कि जीवन हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, अरे अदरवाइज क्यों करना चाहिए आपके साथ। जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं कि जैसा स्टफ है वैसा भगवान उसके साथ व्यवहार करता है, तो आपकी पिटाई होती है तो इसमें रोना क्यों चाहिए आपको। आप ऐसा क्या अलग करते हैं कि प्रकृति को आपके साथ अलग व्यवहार करना चाहिए, बट यू डू नॉट गिव अप जिम्नास्टिक्स बिकॉज ऑफ दैट। सो मेंटली ऑल्सो यू मस्ट डू द सेम थिंग। मानसिक रूप से भी ये प्रयास एक जना नहीं करना चाहता, एक जना इसमें अपने आप को सबमिट नहीं करना चाहता। ऐसे ग्रुप में भी जो ये कह रहे हैं हम माँ के निहित जीना चाहते हैं, अब ये बात अच्छी नहीं लगती। अब मैं अच्छी बात कहूं तो आत्मा के को अच्छी नहीं लगती। अब किसको कहें, किसको मैं एड्रेस करूं, आपके कान को या आत्मा को, पता नहीं, ये आप तय करें। यू मस्ट नॉट अलाउ योर माइंड टू स्टूप लो, माइंड को नीचे स्तर के ऊपर। कारण क्या है कि आपके माइंड को जैसे ही कंसंट्रेट करते हो कोई फ्रूटफुल एक्टिविटी के अंदर, वो तुरंत गिव अप कर देता है कि भाई ये मेरे से नहीं हो सकता। श्री अरविंद को पढ़ना, भाई ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आ रहा। अरे पर जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से तो आप नीचे गिरते जाओगे। आपको जो समझ आ रहा है आपकी यांत्रिक प्रकृति को, उसको तो खाली आपके सेंसेशन समझ में आते हैं। सुखद जो है स्वाद होना चाहिए, रंग होना चाहिए, आंखों को अच्छा दृश्य दिखना चाहिए, और उसके अलावा भी आपकी आंखें क्या क्या ढूंढती और टटोलती रहती हैं वो देखिए आप ये तो है कि नहीं कि जानते नहीं आपकी आंखें किस तरीके की हैं, वो क्या देखती हैं, और आपके कान जो है वो क्या सुनना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा भी कोई अगर कुछ भी अगर दबाव दे के कह दिया जाए, कोई डांट के कुछ कह दिया जाए, या इनफैक्ट कुछ आप पे कोई ऐसी चीज कह दी जाए जो आपके ईगो को हर्ट करती हो, तो कान को वो पसंद नहीं आती। सो मेंटली ऑल्सो यू मस्ट डू द सेम थिंग, उसको आपको फोकस करना ही पड़ेगा। यू मस्ट नॉट अलाउ योर माइंड टू स्टूप लो, गॉसिपिंग डिग्रेड्स यू। और हम सब करते हैं ये, हमको सोचने की जरूरत नहीं कि हम करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब निश्चित करते हैं। बस ये ढूंढने की जरूरत है कि क्या क्या करते हैं। कुछ लोग किस तरीके की करते हैं, कुछ लोग किस तरीके की करते हैं। कुछ ये मानते हैं कि हम आध्यात्मिक तरीके की करके हम जो है नॉर्मल लोगों से ऊपर हैं, उनको वो सुखद लगता है। अरे भी आप पर्टिकुलर कोई एक चीज बेच रहे हैं, कोई दूसरा दूसरी चीज बेच रहा है। कोई वेयर हाउस वाला है वो अपने तरीके का सेटअप रखता है, कोई अच्छी गाड़ियां बेचता है, वो अच्छा शोरूम रखता है, पर है तो व्यापारी दोनों के दोनों। मतलब क्या फर्क पड़ गया उसके अंदर, है तो गॉसिपिंग। तो ये गॉसिपिंग जो है वो आपको डिग्रेड करती है, पर ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ये आम व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि उसको तो जीवन में सेंसेशन ही इससे मिलता है। अभी सारे दिन करेंगे क्या, सारे आपकी जो इंद्रियां हैं उसका सेटिस्फेक्शन तो आप अगर नहीं लेंगे, हायर एस्पिरेशन नहीं होगी, तो आप जीवन कह देंगे मैं जीऊं क्यों। जैसे एक लेडी गई माँ के पास, उन्होंने कहा सुप्रामेंटल के अंदर तो देखो जरूरत ही नहीं पड़ेगी भोजन वगैरह की। तो वो लेडी बड़ी चिंता के अंदर कहती है तो फिर अच्छा भोजन ही नहीं होगा, फिर जीने में मजा क्या रहेगा। तो मानेगा चिंता मत करो, तुम अपने वैसे ही पशुवत जीवन में रहोगे, तुम्हारे लिए नहीं होगा वो। पशु भाई, मनुष्य के आने से पशु खत्म थोड़ी हो गए, पर हाँ मनुष्यों के आने से पशुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। तो दूसरी जो रेस आएगी उसके आने से हमारे ऊपर अत्याचार नहीं बढ़ेगा, और जो अराजकता है संसार में उस पर थोड़ी लगाम लग जाएगी, इनफैक्ट काफी लगाम लग जाएगी। बाकी मनुष्यों का आना तो पशुओं के लिए अभिशाप रहा है, कोई वरदान थोड़ी रहा है। हमारे लिए वरदान होगा नेक्स्ट जो आएगी वो सुप्रामेंटल रेस उससे। इफ यू वांट टू डू योग यू मस्ट एब्सटेन। वही बात आ गई ना कि अगर योग करना चाहते हो
तो यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम इट, दैट इज ऑल। बहुत सीधी सिंपल बात है। योग करना चाहते हो, ऊपर उठना चाहते हो, तो आप इसमें इंडल्ज कर ही नहीं सकते। और अगर आप इसमें करते हो तो वो दूसरी वाली बात नहीं हो सकती। अरे भाई, हवाई जहाज को ऊपर उठाना है, जो जितने भी लंगर बांध रखे हैं या कोई भी डोरियां, एक भी बहुत होती है उसको रोकने के लिए। आप तो नई नई और रोज बांधने के लग रहे हो, और फिर का मेरा हवाई जहाज उड़ेगा। अब कैसे उड़ेगा ये बताइए? एक रस्सी इनफ है उसको ऊपर उठने के लिए, रोकने के लिए। आप तो नित नई रोज उसके बांध रहे हो, फिर ये सोचते हो कि ये ऊपर उठ जाएगा। कैसे ऊपर उठ जाएगा? आज की स्थिति में भी हम अगर अभ्यास करने की कोशिश करें, अनुशासन लाने की जीवन में, तो भी इतना मुश्किल है। हम तो रोज नया कीचड़ और डाल रहे हैं ऊपर। तो सबसे पहले ये सचेतन तो हो कि हम रोज क्या कर रहे हैं। उसके लिए कैसे सबड्यू करो अपने आप को, सबमिट करो, कुछ करो, फोकस करो। डोंट यू थिंक देयर आर इनफ अगली थिंग्स इन द वर्ल्ड विदाउट वंस गिविंग ए पिक्चर ऑफ देम इन बुक्स? इसके अंदर बीच एक बार पिक्चर ऐसी थी, वो कई ऐसे नाइटमेयर्स की या कोई ऐसे विजन्स किसी के हुए होस्टाइल पावर्स के, ऐसी अगर वही बात ये इसमें है तो उसका इन्होंने, जैसे हॉरर मूवीज के अंदर या किसके ये इतना चित्रण करते ही है ना, तो वैसे ही ऐसे कोई दानवों का चित्रण किया होगा। दिस इज समथिंग विच ऑलवेज यूज टू सरप्राइज मी। तो माँ कह रही है मेरे को हमेशा आश्चर्य होता है, जब मैं इवन चाइल्डहुड में थी, बचपन में भी मेरे को आश्चर्य होता था कि लाइफ इज सो अगली, इतनी भद्दी है, सो फुल ऑफ मीन, मिजरेबल, इवन एट टाइम्स रिपल्सिव थिंग्स। और इतनी घृणित, इतनी ज्यादा भद्दी, इतनी गिरी हुई और इतनी ज्यादा विभत्स चीजें, रिपल्सिव, देख के कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लाइफ ऑलरेडी ऐसी चीजों से भरी हुई है। व्हाट इज द यूज ऑफ इमेजिनिंग येट वर्स थिंग्स देन आर ऑलरेडी देयर? तो फिर ऐसी और चीजों की कल्पना करना, ऑलरेडी इतना भद्दापन संसार में भरा पड़ा है। आप सारे दिन चारों तरफ देखते हैं, अरे भी क्रोध है, घृणा है, भय है, ये सारी की सारी चीजें तो बहुतायत में हैं। आप उसका अंग बने, ये क्या जरूरी है? आप कहते दूसरे भी ऐसा करते हैं, अरे इसीलिए तो आपको अलग करना चाहिए क्योंकि दूसरे ऐसा करते हैं। अगर वो लड़ाई कर रहे हैं तो आपको सामंजस्य लाना चाहिए। अगर वो चोरी चकारी कर रहा है तो आपको एक दूसरा आइडियल प्रस्तुत करना चाहिए। वो हो पाता है, नहीं हो पाता, पर कोई दूसरी चीज के लिए एस्पायर करके उसको एस्टेब्लिश तो करो कि ऐसी चीज भी है। और आपके सामने तो इतने सारे उदाहरण हैं भारतीय संस्कृति में। तो ये कहना कि भी ये तो चीज इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकेबल है, ये तो अव्यवहार्य है, व्यावहारिक नहीं है, ये तो गलत बात है। इसका मतलब आप में कहीं न कहीं गहरी जमी इनसिंसियरिटी है, तो आप ऐसा कह सकते हैं। थोड़ी बहुत भी जिसमें आत्मा है, वो सारे भद्देपने के खिलाफ माँ ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप अगर माँ की चेतना में जैसे ही निवास करते हैं, आप में सारे शुभ भाव, आपके अंदर सामंजस्य है। इसका मतलब ये नहीं है आप किसी को कड़ा शब्द नहीं कहेंगे। और अभी कड़े से कड़े शब्द मैं कह रहा हूं आपको, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ये होमवर्क करो। आपको कोई भी दूसरे जो व्याख्यान के अंदर आप सुनते हैं, किसको क्या मतलब है, वो अपनी बात कहेंगे, अपने अनुभव कहेंगे, पर उससे आपको, आप में क्या चेंज आना है? कोई चेंज नहीं आना उससे। और अगर आएगा तो बहुत मिनिमल आएगा। वो भी इसलिए आएगा क्योंकि आपके भीतर कोई सिंसियरिटी है। सिंसियरिटी ही उसको पहचान करके कुछ करना चाहेगी। तो हमारे में कितनी सिंसियरिटी हो तो हर इंडिविजुअल अपनी अपनी संभाल सकता है। तो इफ यू इमेजिन समथिंग मोर ब्यूटीफुल, a life more a more beautiful life, that would be worth the trouble। इसलिए करने लायक काम तो क्या है कि आपकी जो इमेजिनेशन है, जो आपकी कल्पना है, कल्पना मतलब आप जिस तरीके से डीलिंग कर रहे हो संसार से, आप किसी एक व्यू पॉइंट से करते हो कि संसार ऐसा है, उसकी बजाय अगर आप में धारणा माँ की चेतना की हो जाए, देखिए आपकी वर्किंग तुरंत कैसे चेंज हो जाएगी। तत्क्षण सामने वाला कुछ कहेगा, आप उसको ट्रांसम्यूट कर दोगे माँ की चेतना में। इसी तरीके से तो लोग करते हैं भाई। सामने से क्या रेस्पॉन्स आना है वो तो आप तुरंत में इतना तय नहीं कर सकते। हालांकि धीरे धीरे जब आप में इतनी शक्ति होगी
कि आप किसी पावर को, किसी शक्ति को, किसी चेतना को, किसी को बिलोंग करोगे, किसी चेतना को रिप्रेजेंट करोगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके पास वो चीजें वैसी होंगी नहीं सामने ही, आपके प्रभाव मात्र से, आपकी उपस्थिति मात्र से। पर अभी तो ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी उपस्थिति खुद जो है इतनी प्रभावी नहीं है। तो ये डिफ्यूज्ड बल्ब है, बहुत छोटे पावर का बल्ब है, थोड़ा बहुत, वो खुद को ही दिशा निर्देश नहीं कर पा रहा। पीपल हु टेक प्लेजर इन राइटिंग अगली थिंग्स, गंदी भद्दी चीजें लिखने में जो लोग, हम सारे दिन भाई जितना भी चीज आती है, जितनी भी न्यूज आ रही है अखबार में भी, भद्दी की बात नहीं है, वो सेंसेशनलाइज करते हैं। ऊपर टाइटल इस तरीके का देंगे और नीचे जब पढ़ते हैं वो तो कह रहे ऐसी कोई बात ही नहीं है इसमें, तो ये तो बात ही कुछ और कर रहा है। फेक न्यूज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो प्लांटेड डॉक्टर न्यूज इस तरीके की होती है, वो कुछ भी खुद खुद ही प्लांट कर देंगे वो न्यूज को, उसकी मैं नहीं कर रहा। पर ऐसी कोई है तो भी उसका टाइटल ऐसा सेंसेशनलाइज करके कि आकर्षित करे व्यक्ति को, और जब वो उसको न्यूज को पूरी पढ़ता है तो देखता रहे ये क्या हुआ, इसमें न्यूज की गलती नहीं है, ये हमारे आकर्षण की, कि हम सेंसेशनलाइज इतने सेंसेशन से चीजें ले रहे हैं। अगर हमारे अंदर विवेक होता, धीरे 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 संसार हमको अलग दृष्टि से बोलना या अलग तरीके से बोलना शुरू कर देता। तो जो लोग संसार का वर्णन दूसरे रंगों में करते हैं वो भी इसी संसार में रह रहे हैं। तो जो आपकी चेतना का स्तर है वैसा संसार आपके सामने पैदा हो जाता है। तो आप जिस तरीके से के संसार में रह रहे हैं वो आपके दृष्टिकोण और आपकी चेतना के स्तर के कारण वैसा है। तो ये कह रहे हैं कि राइटिंग अगली थिंग्स में अगर आप प्लेजर लेते हैं, शो ए ग्रेट पॉवर्टी ऑफ माइंड, इसका मतलब ये है कि आपके माइंड की जबरदस्त दरिद्रता है, उसकी सुरुचि है ही नहीं। इट इज ऑलवेज ए साइन ऑफ ए पॉवर्टी ऑफ माइंड। मतलब आपका माइंड, आपका जो मन है वो बड़ा दरिद्र है, सुंदर अच्छी चीजें उसकी कल्पना शक्ति से बाहर हैं। इसीलिए अगर कवित्व शक्ति की बात करी जाए तो वो कह रहे हैं शेक्सपियर जो है आपके वाल्मीकि वगैरह से कम नहीं है। श्री अरविंद कंपैरिजन करते हैं कि कवित्व शक्ति उसकी बड़ी जबरदस्त है, इतनी सुंदर तरीके से वो चीजों को प्रस्तुत करता है, पर जहां तक विषय वस्तु की बात है उसमें तो कहीं कोई तुलना ही नहीं है। तो क्या उनकी कोई कल्पना शक्ति को रोका था पूरी संस्कृति को? भाई वो कहते हैं कि ये तो काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, आपकी महाभारत काल्पनिक है। अरे तो कल्पना की उड़ान कहां से आ गई? कोई रोकता है क्या कल्पना किसी की? आप बाहरी रूप से तो किसी को बांध सकते हो, कल्पना शक्ति की किसी की कैसे बांध सकते हो? तो पूरी संस्कृति की कल्पना शक्ति बांध दी। वो क्यों नहीं ऐसे मंदिरों की, ऐसी भव्य चीजों की कल्पना कर सकते? तो यहां की कल्पना शक्ति की उड़ान तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, मतलब उनकी उड़ान की भी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए आपको वो सुपर ह्यूमन लगती है कि भाई ये किया कैसे है। आप ये सारे प्रोडक्शन के सामने अवाक रह जाते हैं, एक एक मंदिर का एक एक कॉर्नर और एक एक उसमें जो गोपुर की मूर्तियां हैं ऊपर टॉप में आपको नजर नहीं आती आंख से, कैसे बनाई होगी? पूरी की पूरी चट्टान को काट के बना दी उन्होंने, कैसे बनाया होगा? एक जने ने तो बनाया नहीं होगा, कितने लोगों के पास वो विजन रहा होगा, क्या उनकी महारत रही होगी, और कहीं नाम नहीं लिख के गए कि ये पर्टिकुलर आदमी ने बनाया है। आप देखिए कि हम किन की संतान है, कहां आ गए, कहां से हम कहां आ गए, और फिर भी हम अपने आप को पोषित कर रहे हैं उन चीजों में। हम बहुत ही नीची अवस्था में आ चुके हैं। इट इज इन्फिनिटली मोर डिफिकल्ट टू टेल ए स्टोरी ब्यूटीफुल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो किसी भी ऐसी कहानी को कहना जो शुरू से अंत तक सुंदर हो और सुखांत हो, दुखांत न हो। कोई भी इंडियन इवन मूवीज भी आप देखते हो जो शुरू के अंदर, या कोई भी आपके जितने भी, कि श्राप दे दिया पर बाद में भगवान ने आए आए और कल उसके ऊपर कृपा करी। कोई भी दुखांत चीज भारतीय संस्कृति में है ही नहीं, और वहां कोई भी चीज सुखांत नहीं है। कितने भी ऊंचे से ऊंची चीज होगी, अल्टीमेटली क्या होगा? वो बिछड़ गए, एक मर गया, ऐसे सेंसेशन के ऊपर आपको छोड़ते हैं। या कोई किसी दानव को मार दिया तो भी लास्ट में क्या दिखाएंगे? कहीं उसका एक अंडा बच गया, मतलब पिक्चर खत्म होते टाइम भी उसका कहीं ना कहीं ऐसा दिखाएंगे जी अंडा बच गया उसका। मतलब ये सजेशन है कि आप जो बुराई है उसको कभी भी पूरा खत्म नहीं कर सकते। और यहाँ भारतीय संस्कृति की कल्पना ये है कि बुराई भी ऐसा जो है वो भगवान का ही, अगर रावण वगैरह की भी बात करो तो वो उनका ही एट्रीब्यूट है।
रावण भी ये जानता है कि मेरा मोक्ष जो है इनसे होने वाला है। तो आप दोनों में अगर डिफरेंस देखें कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप ये कहते हैं बस इतनी सी कल्पना, अरे इतनी सी कल्पना कैसे है? आपको एक उदाहरण तो नहीं मिलता वहां पे ऐसी कल्पना शक्ति का, ऐसी कार्य शक्ति का, ऐसी कहीं कोई कल्पना से बाहर की बात है। भाई वो क्यों मंदिर बना रहे थे ऐसे? क्यों वो ऐसी जो गुफाएं काट काट के बना रहे थे? पागल थे क्या? और इतना भव्य मंदिर बना दिया जिसमें छोटी छोटी मूर्तियों से भर दिया उसको पूरे को, और जिसमें हर मूर्ति है वो परफेक्शन की लिमिट के ऊपर है, और एक मूर्ति को कहीं रिपीट नहीं किया। कितने भी बड़े मंदिर के अंदर आप देखते हैं, दो छोटी मूर्तियों को भी रिपीट नहीं किया। क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे थे? पढ़ो, इसीलिए मैं कह रहा हूं श्री अरविंद को जाके, जो भारतीय कला, और कहीं तो मिलता ही नहीं आपको। आप किसी भी चीज का परिप्रेक्ष्य जानना चाहते हैं, अगर ट्रुथ जानना चाहते हैं, श्री अरविंद के अलावा कहीं मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। हम क्यों बचते हैं उनको पढ़ने से, ये मेरे समझ नहीं आता। क्योंकि एक तो परसेप्शन नहीं है कि जगत और किस तरीके का है। हमारे जो इमीडिएट जिस तरीके की लाइफ हम, हमारे लिए वही एक जीवन है। हमारी बुद्धि या हमारी इतनी जो जो दृष्टि है वो इतनी मायोपिक है, इतनी छोटी जगह देखती है। एज इफ मतलब पूरे विशाल महल के अंदर एक छोटा सा यूरिनल वो ढूंढती हो, या कोई एक छोटी सी कोई कोठड़ी गंदी सी वो ढूंढती हो। वो तो हमारी दृष्टि का दोष है। इतनी विशाल भव्यताओं के बीच में भी हम जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं, बहुत ही दरिद्रता है ये, बहुत ज्यादा दरिद्रता है। फिर कह रहे हैं हमको डर लगता है इससे बाहर। अरे डर किस चीज का? आज तो मतलब इससे खराब कंडीशन में आप नहीं हो सकते जिसमें अभी हैं। इससे ज्यादा दरिद्रता में कहां होंगे? अरे हम जिस संस्कृति से आ रहे हैं उसकी भव्यता। और बुरी बात क्या है जी, नासा भी मानती है कि भारतीय संस्कृति में ये रहा। विदेश में भी आजकल इस चीज को मानने लगे कि संस्कृत बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो वो प्रमाणित करने से क्या संस्कृत ज्यादा सुपीरियर हो गई? आप खुद की चीज को असर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो दूसरे कह रहे हैं। ये कहने से आप अपनी चीज को असर्ट थोड़ी कर रहे हो, आप फिर भी ये कह रहे हो कि वो कह रहे हैं इसलिए प्रमाणित है। ये अपन कहाँ हैं, ये आप थोड़ा सा, पर ये हमारी जो प्रकृति है वो हमको कभी महसूस करने ही नहीं देती। ये बातें जो मैं कह रहा हूं वो वास्तव में कभी महसूस होने ही नहीं देती। और ये सारी सुनने के बाद भी थोड़ी देर बाद में हम सारे कपड़े को झड़का के खड़े होंगे, और वही चीज, वही मैदान, वही सारी चीज वैसे के वैसे हम। ये दरिद्रता है, इसको कैसे भी मिटाना होगा, कुछ तो करना होगा। सेंसेशनल इवेंट और ए कैटास्ट्रोफी, ये तो सारी स्टोरीज उनकी, कोई भी मूवीज आप देखते हो, सुखांत तो शायद ही कोई होगी। अगर वो है तो वो यहाँ के प्रभाव से है। भारतीय मूवी में दुखांत जितनी भी है वो क्योंकि आजकल कॉपी कर रहे हैं बाहर वाली चीज को। तो कोई विशाल दानव या कोई ऐसा जीव दिखाएंगे कि उसको लास्ट में उन्होंने मार डाला, पिक्चर खत्म होते टाइम धीरे से दिखाएंगे वहां कोई एक जगह उसका कोई एक बच्चा बच रहा है। या कोई दुखांत, जो वो आपके नायक वगैरह हैं वो बच भी गए किसी समस्या के बाद में, तो लास्ट में ऐसी कोई चीज दिखाएंगे, पर वो एक कोई भी ऐसी ट्रेजेडी उसके अंदर या कोई ऐसा दुख का स्वर, सुख में वो कर ही नहीं सकते। Many authors, if they had to write a story which ends happily, beautifully, would not be able to do so. वो ऐसा बहुत सारे ऐसे लेखक या ऑथर्स या इस तरीके के हैं, अगर उनको कहा जाए कि सुखांत किसी कहानी को करना है और सुंदर तरीके से उसका अंत करना है, वो कर ही नहीं सकते ऐसा। क्योंकि मन तो विक्षिप्त है उनका, कल्पना शक्ति इतनी बोनी है, इतनी विक्षिप्त है, उनको भद्दापना ही चाहिए। क्योंकि उनको लगता है जीवन तो ऐसा है, अगर हम इसको सुखांत बनाएंगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रॉब्लम उनकी क्या है कि भारतीय संस्कृति आइडियोलॉजी में रहती है पर जीवन से उसका कोई तारतम्य नहीं है। हम जो है जीवन को समझते हैं, कितना भी बड़ा कोई भी किसकी कितनी उपलब्धि रही होगी। पहला हमारा जो चैप्टर इसमें जो जो अवेकनर में क्या था, थिंग्स ऑलवेज एंड बैडली। तब डिपेंड करता है आप कौन सी चेतना के स्तर के ऊपर हो। आप भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एंड बैडली है ही नहीं, बैड तो कहीं है ही नहीं। आपको अगर नीचे से नीचे योनि में भी भेज दिया तो भी आप कह रहे हो परमात्मा को तो मैं यहां से भी पा सकता हूं। शूद्र भी जो नीचे से नीचे कोई पाप योनि है, सुआ पढ़ावत गणिका तारी, हम कह रहे गणिका जो है
वो किसी सूए को, मतलब तोते को भी पढ़ाते पढ़ाते उसका भी मोक्ष हो गया। ये भारतीय संस्कृति कहती है। दूसरी संस्कृति ये कहती है कि ऊंचे से ऊंचा राजा भी है, उसका क्या हुआ, कितने बड़े से बड़ा कलाकार है। बेसिक में प्रॉब्लम क्या है, वो व्यक्ति को उसके बाहरी कपड़े से मान लेती है, इसलिए उसका अंत होना निश्चित है। सपोज अभी तक जब तक सुप्रामेंटल नहीं आ जाता, तो वो क्या कहती है, भाई कितना भी आपने ऊंची उड़ान भरी, शरीर तो आपका मर ही जाना है। यहां जो है शरीर को कपड़ा मानते, आत्मा को आपका व्यक्तित्व मानते, तो बेसिक डिफरेंस तो इससे आएगा ही आएगा। तो वो ये मानते हैं कि कितना भी ऊंची उड़ान भर लो, अल्टीमेटली तो व्यक्ति, क्योंकि उनके हिसाब से व्यक्ति कौन है, जो शरीर में है वो व्यक्ति है। यहां ये कहते हैं कि व्यक्ति तो वो है जो अंदर है, वो शरीर को धारण करता है। अब ये दोनों से कितना फर्क पड़ गया, दोनों संस्कृतियों के बीच का अंतर देख लो। वेरी फ्यू स्टोरीज हैव एन अपलिफ्टिंग एंडिंग, ऑलमोस्ट ऑल एंड इन ए फेलियर। सारी की सारी जितनी भी स्टोरीज हैं वो सारी फेलियर के अंदर एंड करती हैं, असफलता में एंड करती हैं। फॉर ए वेरी सिंपल रीजन, क्यों? इट इज मोर इजी टू फॉल देन टू राइज। नीचे गिरना आसान है और ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। इसमें इतने इतने इश्यूज आए हैं और इसके अलावा भी इतनी सारी चीजें आज इसमें टच हुई हैं। अगर थोड़ी बहुत भी आपके टच हुई हो तो निश्चित रूप से कोई चीज मूव होनी चाहिए इससे। और इसमें अपनी अपनी बातें, अपने अपने जीवन के एस्पिरेशंस हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, किस तरीके से सामान्य चीजों में आप इंडल्ज करते हैं। जब आपको लगता है अब थकान है, अब तो थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, थोड़ा सा कोई यूट्यूब का वीडियो ही देख लेते हैं, थोड़ी सी कोई, अगर ये चलो मोबाइल भी मेरे पास नहीं है तो कितनी छटपटाहट होती है, तो चलो किसी से फोन मिला के बात ही कर लेते हैं, काफी दिन हो गए। वो आपके पास 1 घंटा है, ये कोई नहीं कहता चलो सिंथेसिस खोल के एक पैराग्राफ के पीछे मंथन करते हैं। या जिसका जिसके जो जो तरीके हैं अपने आप की एनर्जी को नीचे नाले में डालने का, अपने आप को बिखराने का, आप इसको आराम कहते हैं। दे गिव रेस्ट टू द माइंड। जैसे अभी किसी ने माँ को ये कहा, क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये सामान्य कोई कहानी की किताब है, नॉर्मल तरीके की किताब है। अरे नॉर्मल क्या होती है, आप किसी उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, उस उद्देश्य के तहत तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। कोई उद्देश्य आप लेके चल रहे हैं तो खराब से खराब कोठड़ी को, गंदे नाले तक को भी आप साफ कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई दाग नहीं रहेगा। यही अर्जुन को कहा कि मेरे कहने से अगर तू युद्ध करता है तो तेरे ऊपर कोई पाप और कोई इस तरीके की चीजें लागू नहीं होंगी, पर अगर तेरे अहंकार के कारण अगर तू करता है तो उसके आध्यात्मिक और साइकोलॉजिकल और सारे ही इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिसको तेरे को सहन करना होगा। तो इसलिए एक साधक कोई भी काम करता है, एक माँ का बच्चा कोई भी काम, क्योंकि साधक अगर कहें तो कई लोगों को हो सकता है कि वो कहे भी हम तो इस कैटेगरी में नहीं आते, पर हम ये कहें कि हम अभीप्सा रख रहे हैं माँ के बच्चे होने में, होने के लिए उनके लिए क्या क्या चीजें हैं, भाई क्यों नीचे गिरना चाहते हो, इस विषय में अपने अपने ऑब्जर्वेशन, खाली प्रश्न की बात नहीं है, हम कैसे कैसे नीचे गिरते हैं वो तरीके हम इकट्ठे करें और इस संकल्प से हम इसको लेके आगे बढ़ें कि उन तरीकों के ऊपर धीरे धीरे अंकुश लगाना शुरू करें। पर कुछ समय बाद में आपको ये महसूस होगा कि उसके लिए जो नेसेसरी आपको जो एनर्जी चाहिए, वो तपस्या जो चाहिए आपको, जो पावर उसी से आएगा, वो आपके कॉन्सिक्रेशन से, आपका जो उत्सर्ग है माँ के प्रति वो ही आपको पावर दे सकता है। अदरवाइज तो वास्तव में आप कर ही नहीं सकते। अरे भाई परिवार के प्रति आसक्ति है, जो आप अगर उसको कहें भी, मानवीय प्रेम भी कहें, तो भी उसके कारण आप क्या क्या नहीं कर लेते, क्या क्या कर गुजरते हैं। तो उसमें अपने तरीके की शक्ति है जो आपकी यांत्रिक प्रकृति को चलाती है। तो वैसे ही जब तक आपके ये कॉन्सिक्रेशन न हो माँ के प्रति, आपके पास इनफ पावर होगा ही नहीं इनके ऊपर लगाम लगाने का। भाई घोड़ा आपसे अगर ज्यादा पावरफुल है, लगाम कैसे लगाओगे, कैसे मानेगा वो आपकी लगाम को? तो उसके ऊपर अगर आपको लगाम कसनी है तो आपको तुरंत इसका सहारा लेना पड़ेगा, माँ की लाइट का, माँ की चेतना का, जो हम ये पुस्तकें पढ़ रहे हैं तुरंत के अंदर, वो लगाम लगाने में आपकी सहायता करेगी। आप जो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके होमवर्क करेंगे वो तुरंत ही लगाम लगा देगी। इसीलिए आपका किसी का घोड़ा ये नहीं स्वीकार कर रहा
की लगाम लगाई जाए। ये मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कही है, इसमें कोई को भी बुरा और अच्छा मानने की जरूरत नहीं है। इसमें जो स्थिति है वो हमारे सामने है। हमारी यांत्रिक प्रकृति को तोड़ने के लिए हमको उतना ही निष्ठा लेके दूसरी वो चीजें शुरू करनी होंगी जो माँ से ओरिजिनेट होती हों। अदरवाइज हम अपनी यांत्रिक प्रकृति को तोड़ ही नहीं सकेंगे। और हम रोज हमारी आत्मा को जो है उसके ऊपर ऐसी चीजें डालते रहेंगे, वो अंदर बैठी रोती रहेगी, हम चाहे कितनी प्रार्थना कर लो। क्योंकि वास्तव में हम कहते हैं मैंने बहुत साधन इकट्ठे कर लिए, पर जब वो कहते हैं सांप निकल जाता है, जब समय आता है उस पर लकड़ी मारने का, उस टाइम हम मारते नहीं। और फिर हम प्लानिंग करते रहें, कितने भी मैंने इसके बारे में योजनाएं बना रखी होगी, मेरे को इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, वो सब इनइफेक्टिव हैं। और आप सारे इनफ मैच्योर हैं इस चीज को देखने के लिए कि हाँ यही हो रहा है जीवन में। और सबसे बुरी बात है कि आपका जीवन जा रहा है और जो चीजें पहले करनी आपके लिए सहज थी वो आज और मुश्किल हो रही है। मतलब वो और सहज नहीं हो रही, वो और आदतें गहरी अपनी जड़ें जमाती जा रही हैं। बस ये है कि आप उनको अब ये मानते हैं कि ये भी जीवन का अंग है, आपने उनको स्वीकार कर लिया। खाली प्रॉब्लम इतनी है, बजाय उनको हटाने के या उनके उनके विरुद्ध खड़े होने में आपने अभी क्या कर लिया, अपने आप को समझा लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि भाई देखो जीवन में ये तो सारी चीजें होती ही हैं। ये कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। माँ के शब्दों में कहीं भी तुमको आज तक कॉम्प्रोमाइज दिखा है? एक जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्यों करोगे कॉम्प्रोमाइज? आपके अंदर से कोई चीज है, वो यहां आई है किसी चीज के लिए, वो सर्वोपरि है। अरे भाई माँ का अंश है, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा किसी भी चीज से? तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। पर हर जना कॉम्प्रोमाइज करता है, भी क्या करे, परिवार से करना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा, उससे करना पड़ेगा। तो आप दोनों चीजें एक जगह साथ मत रखो। खाली बुद्धि की स्पष्टता के लिए मैं ये कह रहा हूं। बाकी तो मनुष्य जो है, जैसे माँ ने कहा कि पशु में और मनुष्य में ये अंतर है कि मनुष्य आर्टिकुलेट साउंड्स बना नहीं जानता, इसलिए मातृत्व प्रेम, भ्रातृत्व प्रेम, ये हम बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े बैनर्स की बात करते हैं कि माँ का प्रेम इतना ज्यादा निश्चल है, उतना निश्चल है। माँ ने कहा मैं खुद जानती हूँ कि मैं एक माँ रही हूं, मैंने एक बच्चे को पैदा किया है, जन्म दिया है, इसलिए मैं तुमको प्रामाणिक तरीके से कह सकती हूँ कि इन किन्हीं भी बातों में कोई सार नहीं है। ये प्योरली एक तरीके का सेल्फ लव है। माँ को वो बच्चा एक अपना खुद का एक एक्सटेंशन नजर आता है। इसलिए जो हम प्रेम की बात करते हैं, उससे ज्यादा प्रेम आपको पशुओं में, पक्षियों में, जीव जंतुओं में मिल सकता है। बेसिक डिफरेंस उनमें और हमारे में खाली ये है कि हम सुंदर भाषा में उसको रखना जानते हैं, वो सहज हैं, पर हमसे ज्यादा त्याग करते हैं वो। मच मच ग्रेटर अगर त्याग की जिसको कहें कि भाई त्याग की ये तो मूर्ति है, ये सब बिल्कुल फ्यूटाइल बातें हैं। माँ के प्रकाश में माँ कहीं ऐसे पांव रखने को जगह ही नहीं देती ऐसी दकियानूसी बातों के लिए। ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं। अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल सारों के ऑब्जर्वेशंस और अगर प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं। स्नेहा। भैया बहुत सारी बातें किसी को बहुत सारी बातें आज के सेशन में आई और बिल्कुल ठीक बात है। बहुत इनसिंसियरिटी भरी पड़ी है हर कोने के अंदर और रियलाइज तो होता है, पर कर नहीं पाते उतना। हम अंदर से प्रयास उस चीज के लिए नहीं दे पाते। पता ही नहीं किन किन चीजों ने बांध के रखा हुआ है। सही है, बहुत ज्यादा इस विषय पर काम करने की और सोचने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। और रही प्रश्न की बात, तो भैया एक मेरे मतलब कुछ दिनों से ये मेरे को दिक्कत भी हो रही है। एक प्रश्न है मेरा प्रैक्टिकल की, जैसे मेंटल जो हम एक फॉर्मेशन बना लेते हैं किसी के बारे में या कोई भी मेंटल सजेशन, तो भैया उसको तोड़े कैसे? क्योंकि अगर मैं किसी
के लिए कोई चीज सुन करके मैंने उसके लिए उसके मन में एक रिजर्वेशन रख लिया, और फिर वही व्यक्ति की कोई बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपलिफ्टिंग भी लगती है, तो मैं जब उससे मतलब मैं ऐसे मेरे को बोले कि उस चीज से मुझे हेल्प मिल रही है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, तभी वो चीज सामने आ जाती है और वो रोक देती है उस चीज को उसमें जाने से। तो ये एक मेंटल फॉर्मेशंस को किसी भी तरीके का, इसको कैसे तोड़ करके हम किस तरीके से हम आगे बढ़े? इसके अंदर पहले तो एक ये जो नीचे इसमें 20 नंबर पॉइंट आ रहा है, नेसेसिटी ऑफ वाइडनिंग वंस कॉन्शियसनेस, इसमें भी कुछ ऐसी ही बात है। पर अगर हम इसको व्यावहारिक रूप से देखें, सपोज कोई सोसाइटी के अंदर, आज पौंडीचेरी आश्रम में ही, क्योंकि एक क्लोज निट सोसाइटी है जिसमें हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की मानसिकता है, सारों के अपने दृष्टिकोण हैं, सोचने समझने के तरीके हैं, किसी भी सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर व्यक्ति एक दूसरे से व्यवहार करता है, पर बैक ऑफ द माइंड देखो दोनों चीजें हैं। आपका दृष्टिकोण तुरंत के अंदर चेंज तो नहीं हो गया, तो ये कह देना कि आप बिल्कुल बदल दो अपने आप को, ये तुरंत में संभव भी नहीं है। और आप समझते भी नहीं कि आपको वास्तव में माँ किस तरीके से लेके जा रही है और कौन सी चीज आपको रखनी चाहिए और कौन सी आपको नहीं रखनी चाहिए। पर शुरू के अंदर होगा क्या, इसके अंदर आप किसी के प्रति कोई भाव रखते हैं या कोई ये रखते हैं, आपने कोई पूर्व धारणा बना रखी है भी ये आदमी गड़बड़ है। हो सकता है आपका ऑब्जर्वेशन सही भी हो, क्योंकि भाई ये मेरे को ये लगना चाहिए कि सारे सही हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका चयन का सेंस तो रहता ही है, क्योंकि आपको एक फ्रेमवर्क दिया गया है माइंड का, एक शरीर आपको दिया गया, आप चयन करते हैं कि कौन सा भोजन किसी दूसरे के लिए अमृत समान हो सकता है, पर आपके लिए तो विषाक्त हो सकता है। वो आपके लिए तो वो भोजन करना आपके लिए बहुत फेटल हो सकता है, और किसी के लिए हो सकता है कि जिसको अभी शुगर की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, उसको खाना उसके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, और आपके लिए वो मृत्यु का कारण भी हो सकता है। इसलिए एब्सोल्यूट कोई रूल नहीं हो सकता अपने आप के अंदर, हर व्यक्ति विशेष के साथ हो सकता है। तो अब इसके अंदर तुरंत के अंदर आपके दृष्टिकोण में क्या आए, भाई आपका जिस तरीके का फ्रेमवर्क आपको लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर आदमी, भी आप जिस तरीके की संस्था में वहाँ, जैसे सपोज आपके भी वहाँ एक सोसाइटी है, एक संस्था है, वहाँ आप जाते हैं, सब जनों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं है, सब जने अपने आप में उस तरीके के नहीं है। आप धीरे धीरे ये पाएंगे आपके आपके डीपर मोमेंट्स के अंदर कि एक तो आप अपने पर्सनल तरीके से चीज़ों को लेते हैं, पर उसमें आपके रेस्पॉन्स अच्छे नहीं होते। जब आप पर्सनल तरीके से, इवन आपकी आसक्ति भी आपके बच्चे में है, तो उसके लिए जो सही चीज़ है, ज़्यादा आसक्ति अगर किसी माँ की है, तो वो उसके लिए सही स्टेप उठाना बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे के लिए। वो अपने से चिपकाए रहती है उसको, वो कहीं दूर अगर बोर्डिंग स्कूल में भी उसको भेजना हो, वहाँ नहीं भेजना चाहती। तो ये तो अभी एक सामान्य स्तर के ऊपर भी हमको समझ में आता है कि अगर हमारी आसक्ति है, या हमको किसी के प्रति रिपल्शन है, या हमको कोई भय है या घृणा है, कोई भी इस तरीके का भाव अगर है जो कि हमारा होता है, या हमने पूर्व धारणा बना रखी है भी स्नेहा तो ऐसी है, ये तो क्या करेगी, या स्नेहा इतनी अच्छी है, ये तो करके ही लाएगी, स्नेहा भी कोशिश करती है कि मैं इन मापदंडों पे उतरूं, तो इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं। पर जब डीपर एस्पिरेशन में आप ये देखते हैं कि वास्तव में सीरियसली आप माँ के निहित जब जीवन जीते हैं, कहीं ना कहीं ये विचार कहीं ना कहीं आपके उदय होता है कि भाई ये क्या मेरे को माँ की लाइट में नहीं देखना चाहिए। यहाँ 20 जने अगर इस सोसाइटी में हैं, तो हर जना एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है जो उसके और माँ के बीच ये है इशू। मेरे को इसके अंदर क्यों बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए, मेरे को क्यों बोलना चाहिए, और अगर बोलना चाहिए तो आप इसलिए बोलोगे क्योंकि माँ की लाइट में बोलोगे। अरे भैया, अभी जो होमवर्क के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक बहुत सीधी चीज नजर आ रही है कि आपका जो वो एक यांत्रिक जो चीज है, आपको जो रोके हुए है, आपको बांधे हुए, वो तोड़ने का और भी हजार तरीके हो सकते हैं, पर एक चीज तो अपने हाथ में है, वो तो करें।
अरे भाई कोई कह रहा है कि ये चीज करने के 1000 तरीके हैं, मैं तो कह रहा हूं एक तरीका, और वो शुरू करें। वो करते हैं, कोई दूसरा तरीका भी आप बता दो, वो कर लेते हैं। ये रोग की 1000 दवाइयां हैं, मेरे को तो एक दे दो। 1000 है ना, मेरे को तो 1000 थोड़ी लेऊंगा, मैं तो एक लेऊंगा। सिंसियर व्यक्ति की बात बिल्कुल अलग होती है, और जो खाली नक्शे देखता रहता है, जिसको जाने से कोई मतलब नहीं है, दोनों की बातों में, बॉडी लैंग्वेज में अंतर है। तो जब आप निहित जीवन जीना शुरू करते हैं, तो आप बार बार रेफर किसको करते हैं? अपनी ईगो को रेफर नहीं करते। तकलीफ होती है, ईगो उठता भी है, पर रेफरेंस जो है, अगर आपके जो विवेक हो, आपके इंटेलिजेंस हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, वो कहता है मेरे को बुरा तो लग रहा है, पर मैं अपनी सबमिट करूंगा अपनी विल को। तो आश्रम के अंदर वहां 1000 तरीके के लोग थे, इसलिए वो चिट्ठियां लिखते थे। जो 18वां वॉल्यूम मैंने माँ का दिया है, कितने सारे लोग चिट्ठी लिखते थे। डाइनिंग रूम के अंदर भी जो वहां का जो मैनेज करने वाला व्यक्ति था, भाई वो अगर किसी को मैनेज करेगा, किसको पसंद आएगा? वो कहेगा नहीं, मैं तो अब मेरा अपना ईगो है, मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो बताइए, डाइनिंग रूम या कोई भी व्यवस्था पौंडीचेरी की या कहीं भी किसी की भी चल सकती है क्या? अगर वो कह दे मैं भी इतना ही बड़ा साधक हूं, मैं भी इतना ही बड़ा ये हूं, तो व्यवस्था कभी चल ही नहीं सकती। तो माँ स्पष्ट तरीके से उसको लिखती थी कि तुमको माननी ही पड़ेगी जो वहां का इंचार्ज है डाइनिंग रूम का, या जहां का भी। जैसे ग्रेनरी डिपार्टमेंट है, चुगने बीनने वाला, जो वहां का ऊपर जो सीनियर व्यक्ति है, उनके ऊपर का, तो वो माँ को अलग लिखता था, जो वहां के व्यक्ति हैं वो अलग माँ को लिखते थे। तो माँ दोनों को, जिनकी जहां जो होती थी, उस तरीके की गाइडेंस देती थी। तो इसलिए हमको ये समझने की जरूरत है कि ये इश्यूज तो रहते ही हैं, भाई यही तो हमारी प्रकृति है। पर डीपर जो चीज है, जब हम बार बार हर इंस्टेंस के ऊपर उसकी लाइट को, उसके ट्रिब्यूनल को, उसके जजमेंट की ओर निहारना शुरू करते, माँ तू क्या चाहती है? हर समय नहीं हो सकता, हर इंस्टेंस के ऊपर आप कर जाओ, ये भी नहीं होता। भाई आपको तुरंत गुस्से में आप कोई चीज कह गए, ठीक है आप कह गए, जैसे ही आप किसी हायर लाइट के अंदर देखते हैं, तो उतना ही, मतलब आपने सपोज गंदगी करने की तो आदत सपोज है किसी की, पर उसके साथ साथ माँ की लाइट तुरंत उसको स्वच्छ भी कर देती है, बजाय इसके कि आप और ज्यादा कूड़ा इकट्ठा करते रहो। तो दोनों फ्रंट के ऊपर है। फिर आपकी सिंसियरिटी है, वो आपको प्रैक्टिकल में तकलीफ भी देने लगती है, क्योंकि आप में नेसेसरी ग्राउंड, नेसेसरी प्योरिटी इतनी आ जाती है कि जब आप मुंह से कोई चीज बोलते हैं, ऑलरेडी एक तरीके का फिल्टर होता है कि मैं किस लिए, जैसे आप व्यावहारिक जीवन में भी तो है, आपको पता है सामने वाला व्यक्ति जो है किस तरीके का है। तो भी अभी आपको अगर अपनी कोई एप्लीकेशन लगानी है या उससे कोई काम है, तो सर सर आप करते हैं। कौन सी चीज है जो आपको ये बाध्य करती है कि अभी आपको तरीके से बिहेव करना पड़ेगा? तो वैसे ही भाई फिल्टर तो अभी भी है, आपके सामाजिक जो नियम है उसका फिल्टर है। कोई भी, कोई बार कोई दुकान है, उसके ऊपर बड़े पकवान रखे होंगे, तो आप ऐसे थोड़ी है कि जाके ये उठा के बिना पूछे ही खाने लग जाते हो। आपके ऊपर सोशल प्रेशर है, आपकी खुद की जिस तरीके की अपब्रिंगिंग आप कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। पर एक बार वो अगर हटा दिया जाए उस फिल्टर को, तब तो आदमी कुछ भी कर सकता है। वही फिल्टर आपकी आत्मा का जब आप पे लगा दिया जाता है, तो धीरे 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 ये अंकुश जब आपकी सत्ता के ऊपर आना शुरू हो जाता है, ये विवेक, माँ की वाणी, माँ का प्रकाश, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो चीज़ों को ऐसे ही तो ट्रांसम्यूट करेगा आपके व्यवहार को। धीरे धीरे पहले जो चीज़ें आप सहजता से कर पाते थे, अब वो उसकी जो परख नली है उसमें आने लगे कि नहीं नहीं, ये तो इम्प्योरिटी है, ये कैसे कर सकते हैं? मैं अपने जीभ के स्वाद के कारण तो ये काम नहीं कर सकता। पहले तो आप सोचते ही नहीं थे, अब आपको धीरे धीरे ये अराइज होनी शुरू हुई। तो एक इसीलिए तो इतना लंबा प्रोसेस है ये। पर प्रोसेस शुरू तो करना पड़ेगा आपको, अपना टेस्ट तो शुरू तो करने पड़ेंगे। अगर शुरू ही नहीं करते हो और आज ही ये मान के बैठे हो कि भी मैं ठीक हूं, या अभ्यास ही नहीं कर रहे, तो वैसी ही स्थिति है कि जेल के अंदर कोई बैठा और ये निश्चिंत हो कि मैं फ्री हूं, तो उसके सामने तो संतरी बिठाने की जरूरत नहीं है। भाई उसके सामने पहरेदार बिठाने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी फ्री है उसके मन में। वही बात हमारे साथ है, हर एक्ट के ऊपर ये क्वेश्चनिंग। इसीलिए हम तो ये माँ की वाणी पढ़ रहे हैं। तो ये आप पे धीरे धीरे अंकुश खुद बता देगी कि नहीं नहीं, माँ ने ऐसा कहा था।
माँ ने तो एक चीज ऐसी कही थी, फिर अब आदमी की सिंसियरिटी है, मंथन है, वो सारी चीज के ऊपर, ये दोनों टॉपिक बिल्कुल रेलेवेंट हैं जो आगे हैं। वो टेस्ट ऑफ सिंसियरिटी, कि वो टेस्ट ऑफ सिंसियर, इफ यू रिपीट द सेम एरर सेवरल टाइम्स यू मे बी श्योर दैट यू आर नॉट सिंसियर समवेयर। वही गलतियां, वही बातें रोज दोहरा रहे हो। और बेसिकली अगर आप बारीकी से देखें, मैंने माँ से प्रार्थना करी, इसका मतलब वास्तव में आप वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे। अगर आप ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये एक ऐसा फंडामेंटल ट्रूथ है कि आपकी कोई चीज उससे चिपके हुए है, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रही। इसलिए कोई दूसरा हिस्सा ये इस तरीके का, क्या तो उसमें इतनी पावर नहीं है, या क्या आडंबर करता है कि भगवान मेरी ये चीज छूट जाए। वास्तव में आप चाहते ही नहीं। आप खुद ये देखिए, आप में से जो भी इतना थोड़ा सा भी डेवलप्ड होगा वो इसको देख पाएगा। मुश्किल है, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ वो कल्टीवेशन भी हो, ये बहुत मुश्किल है। ये डिस्क्रिमिनेशन आने नहीं देते, हमारे जो लोअर पार्ट्स हैं ये हमारी विवेक शक्ति को आने ही तो नहीं देते। तो इसीलिए तो कह रहे हैं बिन सत्संग विवेक ना हो। तो विवेक इतनी बड़ी बात क्यों है? हमको लगती है इजी सी चीज है, सारे जीवन की दिशा तो उसी से होती है कि मेरे को क्या करना चाहिए इस समय, वही तो नहीं करते, और क्या करना चाहिए वो करते नहीं है। When one recognizes one's mistakes and yet repeats it, पता चल गया कि मेरी ये गलती है फिर भी उसको रिपीट करता है, it means that only a superficial part of the consciousness has recognized। यही बात तो मैं कर रहा हूं कि जब आप कह रहे हैं मैंने माँ से प्रार्थना करी, कितने लोग हम ये कहते हैं माँ से मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, हाँ, और माँ उत्तर देती है। आप जो प्रार्थना करते हैं वो माँ उत्तर भी देती है, और आप जो प्रार्थना करते हैं वो काम भी होता है, पर वो इसलिए कि आपका माँ से संपर्क साधित हो। पर कोई जरूरी नहीं है, अगर आप माँ को ये लगे कि आप इनफ मैच्योर हो, और कोई जरूरत नहीं है उसको उत्तर देने की कि आप सहन कर सकते हो। अरे भाई, किसी के बहुत तकलीफ हो रही है और वो बार बार कह रहा है अभी मेरे से अब नहीं रहा जा रहा, तो ट्रेनर कहता है नहीं नहीं 2 राउंड और निकालो। आप फिर कहते हो भैया मेरे तो अब मैं मर जाऊंगा, बस बिना, मेरे को पानी चाहिए, फिर भी ट्रेनर कहता है थोड़ा सा और करो, क्योंकि उसको उसकी क्षमता के ऊपर विश्वास है। तो आप कह दो मैं तो प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना सुनते नहीं, तो इसका ये कारण भी हो सकता है, या फिर ये है कि आप सिंसियर हो ही नहीं। वास्तव में तो प्रार्थना के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और ज्यादातर कारण यही है कि आप सिंसियर नहीं है। ये तो मां साफ स्पष्ट शब्दों में ये कह रही है। आप कितना भी रोध हो के प्रार्थना करें, आपको लगे कि मैंने बहुत सिंसियरली प्रार्थना करी है, प्रार्थना का एक्सप्रेशन रोना धोना होने की जरूरत है ही नहीं। एक बहुत छोटे शब्दों में, एकदम मृदु शब्दों के अंदर वो माँ से ऐसी प्रार्थना कर सकती हो, तत्क्षण 1 मिनट में उसका असर आता है, तुरंत ही आप अपनी चेतना में असर देख सकते हैं। प्रार्थना ऐसी भी हो सकती है क्योंकि वो सच्ची है। वो जो अपने खुद का मैं उसमें नहीं है, वो अहम से या मैं से नहीं ओरिजिनेट हो रही, वो तुरंत पूरी होएगी, क्योंकि वो एक किसी डिवाइन हार्मनी के कारण वो पैदा हो रही है। वो जो आप में सैडनेस है, वो आत्मा की सैडनेस है जो प्रार्थना कर रही है कि माँ ये क्या पृथ्वी के ऊपर ऐसी चीजें हैं, ये क्यों है ऐसी, इसके लिए कुछ करो माँ आके। अब ये प्रार्थना कहाँ आती है? माँ मेरा ये हो जाए, माँ मेरा ये हो जाए, क्योंकि जिससे कि मेरे को भी अच्छा भान हो कि देखो मेरे ईगो में 3 किलंगी ये लग गई, मेरे 4 ये बिल्ले और लग गए, मेरे 4 ये इस तरीके के और लग गए, मेरे हीरे मैंने और जड़ लिए अंगूठी के अंदर। तो वास्तव में बारीकी से देखना सीखो, इतनी ज्यादा गड़बड़ झाला है ये सब प्रार्थना वगैरह के अंदर भी। तो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस हैज रिकॉग्नाइज्ड इट एंड द रेस्ट इज परफेक्टली सेटिस्फाइड विथ इट एंड जनरली जस्टिफाइज इट। और उसको जस्टिफाई करते हैं हम में से अगर कोई ये नहीं इस चीज के बारे में कॉन्शियस है, इसका मतलब तो अभी वो सही स्थान पे आया ही नहीं। बाकी तो आदमी को इसके इतना ज्वलंत और जीवंत अनुभव इसका होना चाहिए, जो माँ कह रही है कि आपको तो कह रहे अरे ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। You may tell yourself without the risk of making a mistake, if I repeat the same fault, I am not sincere। वही बात अगर मैं कर रहा हूं और फिर मैं कहूं माँ से बहुत मैं प्रार्थना करता हूं, माँ मेरी ये चीज छूट जाए, तो इसका मतलब सरफेस पार्ट में कर रहे हैं, भीतर से आप उसके चिपटे हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रेम है उससे। सो ट्राई टू बी सिंसियर। बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों में है
कि लंबी चौड़ी बातें इतनी करने की जरूरत नहीं है, सिंसियर हो। और इसमें क्लियर कट बात है, गंभीर चीजों की बात नहीं कर रही माँ कि इसके बाद जो काम करने के बचते हैं, अरे सारा जीवन आपके सामने, यही थोड़ी, ये तो प्री रेक्विजिट्स है। आप पाथ के ऊपर क्या करोगे उसकी शुरुआत है, कि मैं कोई ट्रैकिंग के ऊपर जा रहा हूं तो ये चीज पहले मेरे को जरूरत है, वो चीजें हैं ये। आप में कोई फंडामेंटल चीज हो गई वो बात नहीं है ये। बाद में तो इश्यू और बहुत सारे आएंगे, तो इससे कल्पना करो कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं हम, बातें हम कर रहे हैं दूसरी, वहम हमारे हमको हो रहे कोई और दूसरे। हमको एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है, और उसके लिए एक एक एक्टिविटी को इससे हमको स्कैनर से गुजारना पड़ेगा। सुबह उठने की आदत को, भोजन की आदत को, बोलने व्यवहार करने, मोबाइल की, देखने की, पढ़ने की, सुनने की, समझने की, हर चीज को, एक एक को। अरे भी मैं कह रहा हूं कि मैं सारी चीज शुद्ध शुद्ध खा रहा हूं, बस एक कोई ऐसी टॉफी है वो उसमें विष होता है, तो फिर बाद में सारी के अंदर तो जरूरत ही नहीं, कितना भी शुद्ध हो, वो एक टॉफी में अगर विष खा रहे हो तो वो इनफ है आपको मारने के लिए। कहते और सारी चीजें तो मैं कर सकता हूं, ये वाली नहीं करूंगा। हमने तो ऐसी बहुत सारी लगाई हुई हैं, एक एक जना इसकी भाई, ये तो हर जने का है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई भी शामिल है या इससे छूट रहा है, सारों के साथ सारी चीज है। और माँ भी इसलिए कह रही है कि सारी चीजों का माँ को अनुभव है इसलिए, और श्री अरविंद को अनुभव है इसलिए, तो वो कह रहे हैं हर चीज। मानव जीवन में हमने कोई चीज अनुभव न करी हो, उससे भी लाखों गुना मनुष्य जाति ने जो भी अनुभव करी हो उससे भी कहीं ज्यादा इन्होंने अनुभव करी है, सहन करी है, और उसके ऊपर विजय प्राप्त करी है। तब वो प्रामाणिक तरीके से कह सकते हैं कि ये इसका तरीका है करने का, ये करना चाहिए और ऐसे किया जा सकता है। ये इनके पत्रों में हमको मिलता है। पर अब रोज पढ़ने की आपको डेली आदत डाल के, और खाली पढ़ना एज ए रूटीन नहीं, उसका मंथन। जीवन का जो पिछली बार मैंने कहा था 7 दिन बाद हम मिले, तो हम कम से कम एक दूसरी सीढ़ी पे मिलने चाहिए। पिछले सप्ताह हम मिले थे, उससे आज की जो हमारी सीढ़ी है, बहुत सारी सीढ़ियां हमारी ऊपर आ जानी चाहिए, कि हमको चीजें स्पष्ट नजर आनी चाहिए। रात को हम सोएं उस समय हमको ये महसूस होना चाहिए कोई निधियां मैं लेके एक्चुअल में मैंने कोई अर्जित किया और वो लेके सो रहा हूं। ये रोज का रोज हमको ये करना ही पड़ेगा। ये करेंगे तब जाके, बहुत सारे वर्ष लगेंगे तब जाके कुछ चेंज होगा, अगर ये करते हो इंटेंसली रोज तो। अदरवाइज अगर आप कल्पना करते रहें कुछ नहीं होगा। कीर्ति दीदी। पंकज, जो आज आपने बताया इतना ज्यादा ये डेप्थ में है, और वो जो हम समझते हैं ना कि हमारी सोच में, वो कहते हैं ना कथनी और सोच में फर्क है। हम सोच लेते हैं तो हम सोचते हैं हमने कर लिया, पर आज की बातों से कितना स्पष्ट हो रहा है कि वो गैप कहने को छोटा है पर वैसे बहुत बड़ा है। और एक ये है कि उसका एक प्रोसेस है, खाली सोचने से नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप उसमें जाना पड़ेगा। इस टॉक को दोबारा सुनना पड़ेगा, स्पेशली इस टॉक को, और फिर अपने मन को ना व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, पहले आइडेंटिफाई तो करें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं अपने आप को बहाने बनाता हूँ, जस्टिफाई करती हूँ। और उदाहरण हम इसी का लेंगे, नहीं लिख पाने की कितनी सारी बातें हैं, अल्टीमेटली उसमें हमारा फॉल्ट है, हमारी इनसिंसेरिटी है, हाँ उसको नहीं, आइडेंटिफाई ये करना है। यही मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इसकी लाइट में मैं खाली आपको एक समरी नहीं चाहता, हमारी जो टॉक है उसकी एक सिनॉप्सिस आप करें, वो तो आप कर सकते हैं एक पैराग्राफ में। इस लाइट में अपने जीवन के ऊपर जब तक प्रकाश हम नहीं डालेंगे तब तक ये ऑपरेटिव कैसे होगी, ये हमारे जीवन में काम कैसे करेगी। तो हम तो इस ग्रुप में ये प्रैक्टिकल चर्चा चाहते हैं, थ्योरिटिकल बिल्कुल नहीं चाहते। कि जब हम इसको अपने जीवन में लागू करते हैं, इस बात को, माँ की वाणी को, ये चीजें अराइज हुई, तब जो प्रश्न या जो ऑब्जर्वेशंस अराइज होंगे वो चाहते हैं हम इसमें, कि मैं इसका खाली अर्थ कर दूं। इसीलिए तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। और दूसरे आप एक चीज ये देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से हम इसको जोड़ के लेके आ रहे हैं, सारे टॉपिक्स आगे वाले अपने आप ही ऐसे लगता है कि गुथे हुए हैं एक दूसरे से, कितने एकदम क्रिस्टल क्लियर कांच जैसे नजर आते हैं, कि एकदम साफ। अदरवाइज तो लगता है कि ये टिडबिट्स में है, टूटे हुए हैं।
उनके अपनी जो रेलेवेंस है वो जो समझ में नहीं आती कि उसका मतलब क्या उसका महत्व है, क्या चीजें हैं। और यूं करते ही देखो सारे, इवन नेसेसिटी ऑफ वाइडनिंग वंस कॉन्शियसनेस, ये जो उसने पूछा वो तो प्रश्न, इसका जवाब इसके अंदर आ ही रहा। ये तो सारी बात इसके अंदर पढ़ सकते हैं कि दुनिया में, और वही बात मैंने कही भी थी, सेम वो की वो बातें इसके अंदर रिपीट हो रही हैं, क्योंकि वो सारी एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही हैं, वो एक ही लाइन में है। इसलिए सारी की सारी बिल्कुल एक स्पष्ट सा गुथा हुआ हमारे सामने वेफ्ट है। उसमें कहीं कोई ऐसी डिस्पेरिटी नहीं है, कहीं कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि एक के विरुद्ध दूसरी खड़ी हो कि पहले तो आपने ये कहा था, अब ये इसके दूसरी बात कह दी, ऐसा एक चीज नहीं है। यही ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसके अंदर की नोस्टिक है, जिसमें सारी चीजें जो हैं, सारी थ्योरी, सारी सब ऑपोजिट्स है, वो एक जगह आके हार्मनी में आ जाते हैं। यही बात वाइडनिंग कॉन्शियसनेस की है। ये आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हो, क्योंकि हमको इसके ऊपर ज्यादा कोई ब्रूड अपॉन करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी इसमें सूक्ष्म में तो है जो आज हमने बात करी, सारी इसके अंदर जो स्पेशली जो स्नेहा ने प्रश्न किया और जो जिस लाइन में मैंने उसको आंसर किया है, तो बिल्कुल इसके अंदर निहित है वो। खाली शब्द पढ़ने की बात तो एक अलग बात है, बाकी सार गर्भित तरीके से यही है कि आपको उस चेतना में जाना पड़ेगा। और ऐसा थोड़ी है कि आपके डिफरेंसेस नहीं होंगे। माँ के समय क्या लोगों के एक दूसरे से नहीं होते होंगे या चीजें नहीं होती होंगी? अरे भाई, आप कहीं यात्रा में जाते हैं तो क्या समस्याएं नहीं होती होंगी? पर जो यात्रा में है उस व्यक्ति के प्रश्न में, और जो खाली नक्शे देख रहा है या खाली सुंदर सीनरी देख रहा है उसके प्रश्नों में, उसके इनफैक्ट प्रश्न होते ही नहीं। पर अगर हो तो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं वो वाले प्रश्न चाहता हूं जो यात्रा के बीच में उठते हैं, न कि वो वाले प्रश्न चाहता हूं जो खाली वो व्यक्ति जिसको कोई मतलब नहीं है, सीनरियां देखने से मतलब है कि भी मेरे को सुखद लगना चाहिए, क्यों मैं उससे भागना चाहता हूं भी, अच्छा नहीं लगना चाहिए, मेरे से ये झंझट नहीं होता श्री अरविंद को पढ़ने का, उसमें जाने का मेरे मेरे से झंझट नहीं होता। अरे तो जीने का झंझट कर रहे हो, इससे बड़ा झंझट और क्या करोगे? मतलब ऐसी दुनिया में तुम आ गए, या ऐसा तुमको एक फ्रेमवर्क मिला है जिसमें कोई भी चीज कभी भी अराइज हो जाती है। आप कोई अच्छी चीज सोच रहे हो, कोई भी ऐसा कीड़ा आके आपको अंदर से ऐसा बैठ जाता है, कोई विष छोड़ जाता है, कोई ऐसा भाव आ जाता है, कोई ऐसा उद्वेग आ जाता है। अभी बैठे हो तो भी फोकस करते टाइम पता नहीं क्या क्या चीजें किस किस के उठ रही होंगी कि मेरे को पीछे ये काम है, मेरे को कल ये करना है, किसी की अपनी चिंताएं हो रही होंगी। तो कितनी कितनी सारी चीजें हम ऑलरेडी एनस्लेव्ड हैं। तो इससे खराब सिचुएशन और क्या होगी? हम इसको सुखद बना, क्या सुखद बना रहे हैं? इसमें कोई और बात है तो विनीता। हाँ भैया, मुझे एक क्वेश्चन है यहाँ पे। आपने दो चीज बताई कि अगर हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारी ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो हमको अपलिफ्ट करें या हमारी चेतना में या कैसे भी। तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर ऐसी हम पुस्तकें पढ़ते हैं जो मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है या उनमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो हमको हमारी आत्मा को फूड दे या कुछ भी फीड करे, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। एक टाइम हम ये भी कहते हैं कि आप अगर आपकी चेतना बहुत अच्छी है तो सर्वत्र आप देखेंगे तो भगवान ही है हर जगह। तो हम उस चीज में जो बुक है जो बहुत बुरी तरीके से लिखी हुई है या किसी ऐसे पर्सन ने लिखी है जो बिल्कुल भी उसे स्पिरिचुअल से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उस अपनी चेतना को अगर हम ये कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी है, हमें सर्वत्र भगवान दिखते हैं, उनकी प्रेजेंस हमें महसूस होती है, तो क्यों ना वो पुस्तक जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअली नहीं है या वो स्थान या वो मंदिर जहाँ पे भगवान स्थापित है, हम वहां जाते हैं फिर भी कहते हैं अरे यहाँ तो मूर्ति में चेतना ही नहीं है, हमें तो वो चीज फील आउट ही नहीं हो रही है। तो मेरा ये कहना है जब हम उतनी ऊंची स्टेट में हैं और फिर हम कहीं जाके ये कहें कि वहाँ ये चीज है ही नहीं, तो ये एक विरोधाभास सा नहीं लगता कि पर हाँ हम ये है नहीं, एक तो हम है नहीं उस स्टेट में, हम उस स्टेट में है नहीं, एक चीज। दूसरी, हम जो आप कह रहे हो कि ऐसी पुस्तक कोई है, हमको उसको पढ़नी क्यों चाहिए? मेरा प्रश्न ये है कि आपको उस पुस्तक को क्यों पढ़नी चाहिए या उस न्यूज़पेपर को क्यों पढ़ना चाहिए?
या आप जो भी सोशल मीडिया के अंदर है उसके अंदर खुद को एंटरटेन क्यों करना चाहिए? मैं तो खाली एक प्रश्न कर रहा हूं। आपकी पहली बात तो वो स्टेट नहीं है, चलो, पर आपको करना क्यों चाहिए ऐसे? आपको वो पुस्तक पढ़नी क्यों चाहिए? अगर आपका कोई उद्देश्य है, ये उत्तर तो मैं पहले उस समय भी दे चुका हूं कि आपका अगर उद्देश्य है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, कई न्यूज कटिंग्स अंकल जी मेरे पास भेजते हैं, अंकल जी खुद न्यूज़पेपर स्कैन करते हैं, जो भी यहाँ के जो ठीक न्यूज़पेपर्स हैं, इस इनफैक्ट कितनी अच्छी जो मैगजीन्स है आपने खुद ने देखी अपनी लाइब्रेरी के अंदर, अपने बहुत सारी मैगजीन सब्सक्राइब भी कर रखी हैं। उसमें नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, जैसे इकोनॉमिस्ट है, नेशनल ज्योग्राफी है, उसके अलावा साइंटिफिक अमेरिकन है, ये सारी मैगजीन्स आती हैं। और उसके अलावा भी हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, उसके अलावा मैगजीन्स हैं, वो भी सब्सक्राइब कर रखी हैं। वो ही बात मैं कह रहा हूं कि पहली चीज तो मोटिव, आश्रम के पेट्रोल पंप के ऊपर जो पेट्रोल भर रहा है वो साधक है, पर दूसरा व्यक्ति कोई भी जो पेट्रोल भर रहा है, क्योंकि वो काम अपने आप में साधक नहीं बना रहा, भाव है वो साधक बना रहा है। दूसरे, वो कहीं भी हो सकता है, निश्चित रूप से कहीं भी हो सकता है, पर अभी अग्नि जो है वो इतनी प्रज्वलित ही नहीं है। तो छोटी सी आप जब दिया सलाई जलाते हो, जैसे आप होलिका दहन के समय दिया सलाई जलाते हो, कैसे जलाते हो उसको? देखते हो ना, कैसे धीरे सी की हवा नहीं लगे उसके, फिर उसको आइदर तो किसी कपूर के या कोई ऐसी चीज के, घी के या कोई ऐसी चीज के लगाते हो जो तुरंत अग्नि पकड़े। जब एक बार वो पकड़ जाती है तब आप कितना भी उसके ऊपर जो सामान ला के डाल सकते हैं। तो अभी हम में से ये कौन कह सकता है कि हम ऐसी स्टेट के अंदर हैं जहां कोई भी बुक्स आओ जी हमको फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी व्यक्ति आओ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी स्थान हो फर्क नहीं पड़ रहा? निश्चित रूप से ऐसी स्टेट है, आप सही कह रहे हो, पर हम वहां नहीं है ना। तो ऐसी स्टेट के वाले व्यक्ति तो पूर्ण है ही, तभी तो उनको चलते फिरते तीर्थ कहते हैं। वो जहां भी चले जाए वो तीर्थ बन जाता है, पर वो तो उस व्यक्ति के लिए लागू होता है। मैं कह दूं कि मैं चलता फिरता तीर्थ हूं, या आप चलते फिरते तीर्थ हो, वो तो फिर थोड़ी सी सोचनी पड़े भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो पहली बात ये कि हमको वो पढ़नी क्यों चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि वो मेरे को पढ़ना है, तो कोई अगर उद्देश्य से पढ़ रहे हो, देखिए उद्देश्य से पढ़ना कि आपको उसमें से कोई एक योग संदेश है, उसमें आप कोई पर्टिकुलर आर्टिकल किसी उद्देश्य से आप ले रहे हो। मैं खुद पढ़ता हूं कि मेरे को पर्टिकुलर इस चीज के लिए, भाई हम सारे दिन बातचीत तो करते ही हैं, आश्रम के अंदर अगर कोई जनरेटर चाहिए तो ऐसे लोगों से भी बातचीत करते हैं। हमारा तो दिन शुरू ही उससे होता है और अंत उससे होता है, इसी लॉजिस्टिक्स से ही तो अंत होता है। पर उसका नीत हेतु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? हो सकता है मैं आश्रम के अंदर 50 एक्टिविटी कर रहा हूं और जो कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कर रहा हो उससे बेटर कर रहा हूं, पर कोई मेरे को ये कह दे कि आप इंडिविजुअली भी कोई एक एक एक्टिविटी ऐसी कर लो पैसे के लिए, मैं कह दूंगा भाई ये तो मैं नहीं कर सकता। तो आपकी एक्टिविटी, आपकी चीज कहां से ओरिजिनेट कर रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति है कि एक परफेक्टेड व्यक्ति है, इसीलिए तो माँ सबको डील कर पाती थी, पर किसी को और को थोड़ी इंटरेस्ट किया माँ ने कि भैया तू सबको डील कर लिया कर, उसको तो पर्टिकुलर अपना अपना डिपार्टमेंट है। तो ये दोनों ही बातों का उत्तर इस तरीके से है। कोई बात इसमें और बची या इसका सही है, आपको समझ आ रहा है विनीता? हाँ भैया, क्लियर है कि कोई अगर हम उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो बुक जो भी है, चाहे वो आर्टिकल हो या कोई सब्जेक्ट रिलेटेड हो, तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल है। और अगर हम नहीं उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और बाकी अपनी लोअर इंस्टिंक्ट को ही पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं, तो उनका कोई भी अर्थ नहीं है इस हिसाब हाँ, से। बाकी तो खैर जिस तरीके का आप काम करते हो उसकी कालिख तो, अरे भाई काला कमरा साफ कर रहे हो, जिस भी उद्देश्य से कर रहे हो, थोड़ा बहुत स्टेन लगे बिना तो रहेगा नहीं। पर वो तो आप अपने आप को जो है जिस प्रकाश में कर रहे हो उसमें इतना पावर होना चाहिए कि आप कोई भी एक्टिविटी कर सको। भाई आज अगर मैं कंप्यूटर के ऊपर पब्लिकेशन का काम कर रहा हूं तो ये थोड़ी कि मेरी आंखों पे थकान नहीं आती होगी, या मैं जिनसे डील कर रहा हूं उसकी बजाय मेरे को अच्छा नहीं लगता होगा कि मैं बैठ के 2 घंटे मेरे संगीत का रियाज करूं।
तो जिस तरीके का काम है, पर परिपूर्णता अगर जगत के अंदर भागवत उपस्थिति को हम स्थापित करना चाहते हैं तो हम इन चीजों से भाग नहीं सकते। हाँ, पर बार बार हमको उस प्रकाश में एक ऐसा स्थान होना चाहिए कि हम सारा काम कर आए। पर जैसे आप सुबह रोज नहाते भी हैं, अपने बर्तन को मांजते भी हैं, ये तो एक प्रक्रिया की बात है, सारी चीज है वो होंगी। आप लोगों से व्यवहार करेंगे, इसीलिए तो जितने भी योग हैं वो भाग निकलने की बात क्यों करते हैं। एकमात्र श्री अरविंद हैं और माँ हैं, यही कहते हैं नहीं, क्योंकि आपकी प्रकृति तैयार नहीं होती। अदरवाइज आप जंगल में चले गए तो प्रकृति को तो वो सारे, भाई आप कह दो मैं वजन नहीं उठाऊंगा तो मसल्स कैसे बिल्डअप होंगे आपके। आप धीरे 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 अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, आप मसल्स बिल्ड करेंगे, सारे ही काम होंगे उसके अंदर। तो एक बार जैसे ये कि खाली यही बात नहीं है कि भावना ही एकमात्र है। जैसे ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक व्यक्ति ने पूछा माँ से इसी तरीके से, मतलब इसी तरीके की बात थी कि माँ मैं भगवान के लिए, कि भगवान की सोच के मैं चाय बनाती हूँ, सपोज कोई चीज बनाती हूँ, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें मेरे को थोड़ी चिंता रहती कि भगवान उसमें कितनी शुगर लेंगे, कितने क्यूब्स में उसमें डालूं, भी ज्यादा डाल दूं तो भी अच्छी बात नहीं है, कम डालूं तो ये कैसे पता चले कि भी भगवान इतने क्यूब्स उसको पसंद है। वो जो चाय या कॉफी या जो भी मैं उनको दे रही हूँ, भगवान को ऑफर कर रही हूँ, तो ये कैसे पता चले। तो उस समय माँ ने उनको कहा कि द नंबर ऑफ क्यूब्स डू नॉट मैटर, वो उस कितने क्यूब्स हैं वो इतने मैटर नहीं करते, पर जो आपका एटीट्यूड है ना वो मैटर करता है। और बाद के अंदर जब रिवाइज कर रहे थे, मातृवाणी छप रही थी, तो माँ ने कहा कि अरे नहीं नहीं, उस टाइम मैंने एक जवाब दिया था, पर इवन द क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स मैटर। धीरे धीरे आपको ये भी मैटर करने लगता है कि भगवान, इसीलिए तो पर्सनल आपसे जो रिलेशन है उसका महत्व है। अगर कोई इस तरीके की कोई सत्ता इम्पर्सनल तरीके की होती तो आप फिर बाद में हवा से क्या संबंध स्थापित कर लेते हैं कि हवा मेरा पिता है या भाई है, हवा से थोड़ी करते हैं। या कोई खुशबू है, ये आप कोई रिलेशन थोड़ी बनाते हैं खुशबू से, या कोई आसमान से कोई रिलेशन थोड़ी बनाते हैं। पर हाँ, भगवान से बनाते हैं आप पर्सनल रिलेशन। तंत्र ने तो आपको पूरी बैर भाव रखने तक की उसमें छूट दी है, इसलिए वो मैटर करता है कि आप उससे क्या भाव रखते हैं। और इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि आप जो भाव अपनाते हैं भगवान आपको उसी तरीके से उत्तर देते हैं। आप अगर उसको सर्व सुंदर मानते हैं तो आपके सामने जो है बिल्कुल सुंदरता है वो साक्षात उपस्थित हो जाएगी। तो ये मैटर करता है खाली अकेला भाव। जनरली लोग भाव का नाम लेके, और ये एक एक्सक्यूज होता है कि अब हम कुछ भी करें, भावना तो हमारी ठीक है। तो प्रॉब्लम एक्सक्यूज में है। अरे बाकी तो सारी भाव के कारण ही आएगा। आप किसी के लिए कोई काम करोगे वो भावना से ही आएगा, इसलिए अपने आप में भाव है, कर्म है, चिंतन है, ये सब एक यूनिफाइड एक्शन है। पर बेवकूफों को तो बताना पड़ता है, अदरवाइज तो एक बात कहते ही अगर उसको कहते भाव इंपॉर्टेंट है तो वो कहते कर्म नहीं करूं। अरे कर्म भी इंपॉर्टेंट है, भाव हुआ ही नहीं अदरवाइज तो आप तो घोर तामसिक व्यक्ति हो, बिल्कुल आप अपनी तामसिकता में डूबे हुए हो। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके, और इसी की हम चर्चा करना चाहते हैं। स्नेहा कोई बात? या तो बस करना है। नंद किशोर जी। हाँ भैया, हाँ मुझे तो ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सिंसियर है और कुछ कुछ प्रगति कर रहा है, तुझे उसे एक बात का पता अवश्य चलता है, और वह है कि वह अपनी प्रकृति की वास्तविकताओं से जूझने लगता है। दो चीजें एक रस्साकसी की तरह होने लगती हैं। एक पार्ट जो उच्चतर चेतना के साथ संपर्क में आता है वो थोड़ा तैयार होता है, और दूसरा वो पार्ट जो रिजिड है, जो अपने पुराने ही ढर्रों पर चलना चाहता है। तो दोनों के बीच में एक रस्साकसी होता है और हम प्रकृति की वास्तविकताओं से जूझते हैं। तो जैसे ही कोई वृत्ति हम में गलत होती है, विचार गलत होते हैं, भावनाएं गलत होती हैं, गलत लोगों से हम मिलते हैं, या इस तरीके कोई भी चीज ऐसी चीज होती है जो
उस नई चेतना के साथ उसका मेल नहीं बैठता है, तो एक प्रकार से ये चीज होता है कि हम उस वाइब्रेशन के साथ हम खुल जाते हैं और वो चीज हमारे अंदर आकर के मेरे अंदर वो सब चीजें अपने को भर देती है। और फिर फीलिंग कैसा होता है, इसे लगता है कि जैसे किसी ने हमको निचोड़ दिया हो, थकान लगने लगती है, बेचैनी लगने लगती है, लगता है कि अरे क्या यार हो गया, एकदम बिल्कुल इस तरीके से चीजें। और फिर हम छटपटाने लगते हैं फिर से अपनी उस नई चेतना में आने के लिए। तो ये एक फर्क अनुभव होने लगता है। अगर किसी को ये फर्क अनुभव नहीं होता है तो ये बात निश्चित है कि अभी प्रकृति की प्रगति की उस धारा में नहीं है। ये मुझे कह रहे हैं आप, चीज दिखता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं नंद किशोर जी, ये ही हमारा सेफ्टी ग्राउंड है। पर ये एक सब्जेक्टिव चीज है। आप जो कह रहे हैं सही चीज है, पर इसके अपने तरीके के धोखे हैं। इसीलिए पांडिचेरी आश्रम में माँ और श्री अरविंद ने प्रैक्टिकल योग के ऊपर इतना ज्यादा और अपना इंसिस्टेंस रखा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सब्जेक्टिव है और आपको बहुत ज्यादा पटकनी देती है, आपको बेवकूफ बना देती है। बाहरी चीज तो तुरंत आपको चेक कर लेती है। आप दुकान के ऊपर बैठे हो, गलत चीज दोगे, तुरंत अगला सामने वाला आदमी आपको चेक कर लेगा। आप उससे कोई भौतिक चीज का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसमें आपके पास मानक हैं उसको चेक करने के। पर ये एक सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल चीज है जिसके अपने जाल घात और धोखे हैं। अगर ये न होते तो आदमी पढ़ के या अपने खुद के रिसोर्स के ऊपर साधना कर लेता, गुरु की जरूरत नहीं होती। इसलिए हमारे लिए वांग्मय विग्रह जो मां श्री अरविंद का है, उनकी एक तो वाणी, दूसरे अगर आपके साथ ये है कि इतना गहरा भाव है तो उतना ही उसको गंभीर कर्म के अंदर प्रयुक्त करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो करंट है वो 440 वोल्ट का आ रहा है घर के अंदर, या 3 फेज की लाइट आ रही है मेरे, तो उसको सक्षम होना चाहिए कि 3 फेज के अप्लायंसेस जो हैं, 3 फेज के अप्लायंसेस, आटा चक्की या जो भी हैं, वो चलाने में सक्षम होने चाहिए। अगर आपके पास, आप कह रहे हैं उतनी बिजली है पर वो आपकी चक्की नहीं चला पा रही, तो ये तुरंत आपको प्रमाणित करता है कि आपने मन में ये धार रखा है, खाली सोच रखा है कि आपके पास उतने पावर की बिजली है, पर वास्तव में तो उसका प्रमाण कब होगा, जब जैसे ही आप उससे चक्की चलाएंगे। 100 वाट का बल्ब है, अगर वो जल रहा है उस बिजली से, इसका मतलब उतनी बिजली आ रही है। पर अगर आपके अप्लायंसेज नहीं चल रहे हैं उस पे, तो अगर आपके मन प्राण शरीर, अगर आपका शरीर आपका सहयोग नहीं दे रहा, अगर आपकी बुद्धि फोकस नहीं कर पा रही आप जो चाह रहे हैं उस चीज के अंदर, आप कोई एक उद्देश्य लेके चलते हैं कि मैं क्लास में बैठूं पर ये काम न करूं, इसका मतलब आपकी वो जो चीज है वो आपको पूरा यहां तक नहीं दे पा रही। बांध से बिजली जिस पावर की चली, आपके घर तक उतनी नहीं पहुंची, बीच के अंदर कहीं ना कहीं उस बिजली में चोरी हो गई, बस। बाकी बांध से आपकी बिजली चली है। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, पर उसको उतना ही, जितनी आप कह रहे हैं अगर उतनी गंभीर बात है, तो उसको उतने ही गंभीर कर्मों को सफल रूप से करना चाहिए। नहीं तो भारतीय संस्कृति के अंदर यही तो बात है, योग साधना में ही लगे रहते, कितना कितना भयंकर निर्माण करके गए हैं। अब वो तो ध्यान में थोड़ी था, और वो मंदिर बनाना ध्यान था अपने आप में। कोई भी मंदिर है, मंदिर बनाने के लिए नहीं बना रहा था वो, उसको एक कोई अंदर से ऐसी चीज थी उसने उकेर दिया। एक छोटी सी मूर्ति तो नहीं बनती जीवन भर के अंदर, ऐसे एक चट्टान, एक पत्थर से ऐसे ऐसे पिलर, ऐसी ऐसी चीज जो आज कल्पना में नहीं है। और मैं तो इसे आगे कहता हूं कि ये तो ऐसी चीजें तो भौतिक जगत की है, मंदिर है या कोई भी ऐसी चीज है, कोई लोह स्तंभ है या कोई लोहे की, क्योंकि हम इसको देख पाते हैं, टच कर पाते हैं। पर उसके अलावा जैसे आपने कोई एक भवन का निर्माण किया, वो तो मैंने देख लिया कि नंद किशोर जी ने एक बिल्डिंग बनाई, पर नंद किशोर जी की गहराइयां तो मेरी आंख को दिखती नहीं, उसके लिए तो मेरे को आंख चाहिए। तो जो गहराइयां इस संस्कृति के अंदर, जो हमारे जो फोरफादर्स हैं, जो हमारे जो अग्रणी लोग हैं, जिनकी हम संतान हैं, जिन गहराइयों में वो गए, तो हमको इससे तृप्त नहीं हो जाना चाहिए। हम जिस स्थिति के अंदर हैं, इतनी हम में सक्षमता होनी चाहिए कि जिन स्टेट्स की, जिन स्तरों की, जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं, उसको हमारे हाथ पांव, हमारी इंद्रियों को चालित करने में सक्षम होना चाहिए।
अगर वो आपको फोकस नहीं कर पाती तो इसका मतलब पूरा प्रकाश, पूरा विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है। बाकी आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। या इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि कोई कर्म हो रहा है, कोई युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध में थोड़ी है कि सब उस युद्ध में एक ही तरह के लोग काम करते हैं। कोई सैनिक है जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है, कोई है जो अपना ट्रक से रसद पहुंचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो लोग भी माँ के साथ इस भूमि पे काम कर रहे हैं, तो माँ ने उनको अपना एक कार्य सौंपा है। और निश्चित रूप से उसको पता होता है भैया कि उसको कौन सा काम उसको माँ ने सौंपा है। आप हमको ये नहीं कह सकते कि आपको यही चीज करना पड़ेगा। हमको जो माँ से मिल रहा है या जो माँ ने हमको काम, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के काम सौंपा जा सकता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पर्टिकुलर यही चीज। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आपके कर्म तक आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ये एक ऐसी प्रकृति है जो खाली आपके इंडिविजुअल के साथ नहीं है। ये तो अगर ऐसा ही होता तो श्री अरविंद को फिर इस योग की जरूरत नहीं थी ना। ये एक आम चीज है जिसका आप और मैं हम बराबर का हिस्सा हैं। हम जिस जो मनुष्य जाति को हम बिलोंग करते हैं, जिस तरीके की हमको एक हेरिडिटी मिली है, वो सबके साथ तो इसके अंदर विक्षिप्त होने की या तकलीफ पाने की नहीं है। हमको ये कि भी हमारा ऐसा है। और इसीलिए श्री अरविंद ने और माँ ने जो कर्म के ऊपर जो इतना स्ट्रेस दिया, वो इसीलिए तो दिया, अदरवाइज तो प्रकृति को हम तोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर आप जहां से ये बात उठ रही है वो अगर होमवर्क के कारण कह रहे हैं तो आप एक व्यवस्था में हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसकी बाध्यता नहीं है। पर इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन के जो नियम हैं आप अगर स्वीकार नहीं करते तो आप ट्रेन में मत जाइए। आप दोनों बातें अगर वहां कहते हैं तो वो कोई भी आप उस बात से किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। कोई बेवकूफ है तो उससे प्रभावित हो सकता है। यही चीजें तो आप जस्टिफाई करते हैं। जब माँ कहती है कि आप जस्टिफाई करते हैं तो ऐसे ही तो जस्टिफाई करते हैं। इसी के बारे में तो सचेतन होना है, और हमारी प्रकृति सचेतन नहीं होनी देती। और ये कौन कहता है कि एक ही आश्रम में आके सारे लोग काम करो, एक ही जगह सारे काम करो, या एक ही तरीके का? ये तो कोई बेवकूफ आदमी कहता होगा। इसीलिए अपन ने बात करी थी स्वभाव की। सबका अलग अलग स्वभाव है आंतरिक। क्षत्रिय का अलग स्वभाव है। क्षत्रिय मतलब जिसके अंदर जो है महाकाली का जो प्रभाव है, महेश्वरी का है, वो ब्राह्मणत्व है। आप उसी तरीके से काम करेंगे, दूसरा काम कर भी कैसे सकेंगे? पर आपको जो प्रेरणा प्राप्त हो रही है अपने स्वभाव के आधार पे, वो अगर आप नहीं कर पाते हैं, पहले तो उसके बारे में सचेतन हो कि मेरा ये स्वभाव है, जो परमात्मा ने मेरे को, मेरी आत्मा ने मेरे को ये दिया है, वो ये काम करने के लिए आई है। पर उसके साथ आपके मन प्राण शरीर आपको मिले हैं, वो आपके साथ जो जो बदमाशी कर रहे हैं उसके अंदर ये प्रकाश लाना है। तो ये तो बहुत सीधी सीधी बात है। और जस्टिफिकेशन तो ऐसे ही अराइज होते हैं। भैया आप जैसे बता रहे हैं इन्हीं शब्दों में, अदरवाइज तो आपको ये पता ही चल जाता है कि ये मैं गलत बात कर रहा हूं, तो आप उसका रास्ता कर ही लेते। मेरी प्रकृति को ये लगता है कि मेरे को जो महसूस हो रहा है बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। एक बच्चे को भी महसूस होता है कि मेरे को तो ये चीज मिलनी ही चाहिए। अगर स्कूटर अपने पास होता तो पता नहीं अपन कहाँ कहाँ दूरियां कर लेते तय। स्कूटर होने के बाद कुछ समय बाद उसको गाड़ी बहुत ज्यादा जरूरी लगने लगती है, और फिर एक समय ऐसा आता है वो कहता है ये सब जंजाल बेकार है। तो समय समय की बात है। तो इसलिए इसमें कोई बुरा मानने की या वो वाली बात नहीं, ये तो सारों के साथ ही है, अपने साथ। इसको तो तुरंत ही अपने को समझना चाहिए। श्री अरविंद के पत्र हैं उनको गहनता से उसका हमको उसमें जाना चाहिए। तो हमारे जो रंग हैं, अधिक साल तो आपके जाएंगे या मेरे जाएंगे। अब मेरे को 10 साल बाद में कोई चीज पता चले तो गंभीरता से अभी कोशिश करें ना। अगर जल्दी पता चल सकती है तो उम्र तो आपकी मेरी हमारी जा रही है भाई। उसके अंदर सबसे बड़ा पेमेंट तो यही है, और हमारी मजबूरी भी है कि समय जा रहा है। तो हम समय ज्यादा क्यों देना चाहते हैं? इसी को तो इंटेंसिटी, उसके अंदर जो प्रगाढ़ता है, आपकी प्रगाढ़ता और क्या है? नहीं तो धीरे धीरे तो प्रकृति योग कर ही रही है आपके अंदर। प्रगाढ़ता क्या होती है फिर? प्रगाढ़ता तो यही है। यही सावित्री को कहा था कि तेरे जल्दी क्या हो रही है, अपने समय से हो जाएगा। अश्वपति को यही तो कहा था। उन्होंने कहा ना ना, ऐसे मैं उस धरती पे कैसे जाऊं? तब विजन एंड बून जो उसको बून दिया कि हाँ जा, मैं खुद ही अवतरित होंगी। तब सावित्री के रूप के अंदर जो आगमन हुआ। अगर ये प्रगाढ़ता नहीं होती, वो वही बात तो उसको उन्होंने कहा था
खुद माँ ने कहा था कि तेरे को क्या जल्दी हो रही है। ऐसे जगत के अंदर जहां कोई लाइट की किसी को चिंता ही नहीं है, अगर आपने सावित्री पढ़ी हो तो यही तो सारी डिबेट है, यही तो सारी बातें हैं। हम प्रगाढ़ता की बात कर रहे हैं, हम इंटेंसिटी की कि और कितना तन्मयता से कर सकते हैं। अरे भाई आपको नहीं लगता तो हम आपको नहीं कहेंगे, या किसी को जिसको अच्छा नहीं लगता हम नहीं कहेंगे, पर हम एक ऐसा सत्र शुरू करें जिसमें हम जिस चीज को बढ़ाने की कोशिश करें। मेरे से खाली आप अनुवाद करवाने के लिए थोड़ी करवा रहे हो ये सेशन। तो ये सारी चीजों को लिंक करने के लिए है, हम सबके साथ ये है, इसमें कोई बुरा अच्छे की बात नहीं है, काम करने की जरूरत है बस। जब मेरे को दिख गया कि मेरे घर में आग लग रही है तो बस इसमें बाल्टियां ले, और जिसके जो क्षमता है तो ये समझ में आ गया। तो जैसे वो एक चिड़िया थी, वो अपने पंखों से एक आग लग रही थी उसमें पानी डाल रही थी, चोंच से लाके और पंखों से, चोंच से और पंख से वहां पानी डाल रही थी। कौवा बैठ के हंस रहा था, तो वो कहता है ये तेरे से ये होगा? कहता नहीं होगा, मेरे को पता है, पर जब जजमेंट का मतलब ये निर्णय का दिन होगा तो तू तमाशबीन होएगा और मैं आग बुझाने वाले में होंगी। तो हम जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, मेरी क्षमता क्या है, पर आपको जो क्षमता दी गई है उतना का तो प्रयोग करें, बस इतनी बात है। और इसमें क्या बात है, यही हम सारों की एस्पिरेशन है, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे अपन इसको आज विराम दे सकते हैं। कीर्ति दीदी। हाँ पंकज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को इतना कंडीशन कर लेते हैं, उस कंडीशनिंग के बाहर आना है। और मेरे को ऐसी समझ आई है, जब आप हमें लिखने को कह रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये लिखिए, जो मेरी समझ में आया, जिस स्तर पे मैं हूँ उसको कॉन्क्रीटाइज करना है लिख के। मैं तो खाली ये कह रहा हूँ अपने बीइंग को लिंक करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जब तक आप उसको लिंक नहीं करेंगे आपकी ये आंतरिक प्रकृति नहीं टूट सकती। आप ध्यान में भी तो यही करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी बाहरी प्रकृति तक आंतरिक प्रकाश को लाने का ये एक तरीका है। मैं तो कह रहा हूँ और हजार हो सकते हैं। अगर आप में से कोई सजेस्ट करे, जो कि मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे मैच्योर हैं, सजेस्ट करें, पर एक गोली जो समझ में आ रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ एक गोली तो ले। अगर कोई दूसरी सजेस्ट करते हो दूसरी ले, अपना कोई किसी से मैं कुछ कहना चाह रहा था, एक सेकंड। जी जी जरूर जरूर। जैसे कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी आज की पूरी टॉक है, और आपने कहा कि हमें प्रैक्टिकल बात पे बात करो और बाकी बात पे बात मत करो। प्रैक्टिकल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कर्म करना पड़ेगा, और ये वेबिनार या किताबें पढ़ के कुछ नहीं होगा। कर्म जैसे कीर्ति अधिकारी कर रही है, जैसे झुंझुनू केंद्र कर्म कर रहा है, जैसे श्री अरविंदो आश्रम या पांडिचेरी या सोसाइटी कर्म कर रही है, मतलब फील्ड में जाके कर्म कर रही है। कर्म के द्वारा हम अपने आप को रूपांतरित कर सकते हैं और माता जी की ग्रेस को कॉल कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोच है। बिना कर्म करे हम जितनी भी वेबिनार सुन लें, कितनी भी डिस्कशन कर लें, कितनी भी बातें कर लें, शायद हम इतने रूपांतरित नहीं होंगे। ये मेरी अपनी सोच। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी। बस ये कर्म में थोड़ा सा आप इसमें ये जोड़ सकते हैं, क्योंकि कर्म तो हम जितना नहीं कर रहे उससे ज्यादा तो बोझे का पशु भी कर रहा है, दूसरे भी कर रहे हैं। वो कर्म जो है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, वो निहित माँ के होना चाहिए और वहां से ओरिजिनेट होना चाहिए। मतलब कर्म के पीछे एकमात्र, और वो एकमात्र शब्द जो है आपकी सिंसियरिटी की कसौटी पे उतारना पड़ेगा। वो हर व्यक्ति अपना अपना उतारे, भाई दूसरा तो कोई बता भी नहीं सकता ना कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा नहीं है। हो सकता है कि देश के लिए उत्सर्ग हो जाना आपके लिए सही है, किसी के लिए अपने आप को किसी दूसरे कॉज के लिए उत्सर्ग कर देना ठीक है। कर्म तो करना पड़ेगा, पर किसी लाइट में करना पड़ेगा। तो जैसे माँ किसी को कहती थी कि तेरे को चुगना बिनना है, तो आप ये सबको थोड़ी कह दोगे कि चुगना बिनना है वही कर्म करने लायक है। किसी को कहेगी बर्तन साफ करो, किसी को कहेगी पैकिंग का काम करो। तो हमारी एकमात्र अभिप्सा है कि माँ से सच्चे मन से ये पूछें कि भी मेरे को करना क्या चाहिए और मैं वास्तव में करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आपको सारी वाणियाँ भी जो जरूरी हैं वो मिल जाएंगी, सारे साहित्य मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। नहीं तो आपके पास सारे वॉल्यूम भी पड़े रहेंगे और आपका जीवन वैसा का वैसा ही खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी निरर्थक रहेगा। वहम आपके जीवन में बचेंगे जो लकड़ियों के साथ चले जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। हमारी तो देखो एस्पिरेशन दूसरे तरीके की है। एक चीज सर और कहना चाह रहा हूँ इसमें, उदाहरण आधे मिनट का, कि तारा दीदी के पिताजी ने कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी,
उन्होंने सिर्फ कर्म किया था। धन्यवाद। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, पर हम किसी को भी आइडियल नहीं मान सकते। इनमें से कोई भी आइडियल नहीं है, इसलिए हमको अपना योग माँ की पुस्तक में से ढूंढना पड़ेगा। श्री अरविंद ने किसी भी दो व्यक्तियों को एक तरीके की चीज नहीं कही, क्योंकि ये कह के हम ये प्रोत्साहित किसी को अगर हम नहीं कर रहे, पर किसी को जिसको सुविधाजनक लगेगा वो ये कहेगा चलो पुस्तक पढ़ने क्या जरूरी है, तो हमने माँ के और उसके बीच के अंदर गैप कर दिया। इसीलिए मैं ऐसे कोई भी रिमार्क देने से बचता हूँ। हमको इसलिए कोई भी रिमार्क हम दें पब्लिक डोमेन में, ये हमको एक समझना चाहिए कि हम माँ से जोड़ने के लिए हैं। अगर कोई संभावना कहीं भी हो कि इससे तोड़ने का काम हो सकता, हम कभी नहीं कर सकते, हम करेंगे ही नहीं वो। ठीक है रविकांत जी, इसको यहीं छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई। बहुत बढ़िया बात कही आपने। सबसे अंतिम बात कि हम किसी चीज को आइडियल नहीं बना सकते। वेरी करेक्ट, वेरी गुड, बहुत थैंक यू, बिल्कुल सही। बस एक बात बोलूंगी पंकज, मेरे ख्याल से श्री अरविंद का योग एक बैलेंस योग है, जिसमें ज्ञान भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, और प्राणिक शक्ति, हर चीज जरूरी है। तो जब हम लिख रहे हैं तो अपने ज्ञान को ही कुछ देखिए, अपने जैसे ही हम बैलेंस बोलते हैं तो बैलेंस तो सब संस्कृतियां बना ही रही है। कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जो बैलेंस नहीं करती। हर संस्कृति किसी न किसी माध्यम पे बैलेंस करती ही करती है। अब डिपेंड करता है आप बैलेंस किसके आधार पे कर रहे हो। इसलिए एकमात्र हमारा ये बैलेंस शब्द भी बहुत घातक है, बहुत ज्यादा घातक है ये साइकोलॉजिकली। इसलिए एकमात्र हमारी इंसिस्टेंस हमारी उस आंतरिक चैत्य पुकार पे है, जिसका संपर्क एकमात्र जो और या जो जाना चाहती है माँ के पास। नहीं तो बैलेंस, आदमी तो बैलेंस करता रहता है, वो सब वहम में जाता है। ये बैलेंस बहुत खतरनाक शब्द है उस तरीके से, क्योंकि बैलेंस तो हर जना कर ही रहा है भाई। कॉम्प्रोमाइज को बैलेंस बोल देते हैं, इसलिए बैलेंस शब्द तो अभी तो इनइफेक्टिव है। बैलेंस तो आएगा तब आएगा, अभी जब हम आत्मा पे खड़े होंगे तब सच्चा बैलेंस आएगा। उससे पहले आप और किसी आधार पे बैलेंस खड़ा कर ही नहीं सकते। इसीलिए एकमात्र हमारी पुकार है उस आत्मा पे अपने आप को स्टैंड करवाना, उस पे खड़े होना। जो होना है, जो योजनाएं बननी है वो अपने आप बनेंगी। जो भाई माँ अपने आप बता देगी, इतनी झंझट किस लिए है हमारे लिए। माँ अपने आप करवा लेगी, जो प्रेरणा देगी अपने आप करवा लेगी वो सारी चीज। और हम स्थान तो दें उसको कार्य करने का। तो मैं इन सब शब्दों से बहुत बचना चाहता हूं, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकली सारों को टच कर सकता हूं। इसलिए ये प्रैक्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको हम साइकोलॉजिकली सारी चीजों का टेस्ट टच कर सकते हैं कि ये बहुत घातक शब्द हैं, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो ये कहते हैं कि हमको बैलेंस करना चाहिए, तो आदमी तो पता नहीं किस बैलेंस में आगे निकल जाता है। तो हमको कोई बैलेंस नहीं चाहिए, एकमात्र बैलेंस माँ का चाहिए हमको। वो अपने आप निर्धारित करें उनको बैलेंस रखना। अरे भाई माँ को चाहिए कि आप पागल हो जाएं, तो वही बैलेंस है आपके लिए। तो माँ को चाहिए आप पर्टिकुलर वो काम करें, तो वही करेंगे आप, वही सच्चा बैलेंस है। उस तरीके से मन प्राण शरीर को करेंगे, वो बैलेंस है। तो एकमात्र माँ जानती है हम उससे अपने आप को कैसे जोड़ दें। हमारी एकमात्र प्यास ये है, वो बैलेंस करेगी या आपके बैलेंस को बिगाड़ देगी। इनफैक्ट ज्यादा चांसेस ये हैं कि तुरंत में अगर आप सीरियसली इसको लेते हैं तो आपका जो तुरंत का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और वो बिगड़ना भी चाहिए। अब विराम दें इसको यहाँ, कीर्ति दीदी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, विराम दे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।